बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एटन में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। दिन का आगाज़ तब बेहतरीन होता है जब हम अपने सेहत के मामलात को भी देखते हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करने का सोचते हैं। आई होप सो कि आपने अपने दिन का आगाज़ इस सोच के साथ किया होगा। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपका दिन उतना ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। और प्रोग्राम सिटी एटन में हम शामिल करते हैं वो तमाम तर टॉपिक्स जो कि आपकी ज़िंदगी से डायरेक्टली लिंक कर रहे होते हैं। आज का प्रोग्राम भी जी बड़ा इंगेजिंग रहेगा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, जो कि आपकी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। जी आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे जी फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि मौसम के हवाले से बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ साथ एक बेटी की शादी का ख्वाब बहुत सारे लोग देखते हैं, माँ बाप देखते हैं, लेकिन कम वसाइल वाले माँ बाप जो हैं वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ये होता है कि अपनी बेटी को घर में रुखसत करना। इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट का धी रानी जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। फ़ेज़ 3 का आगाज़ हो चुका है, फ़ेज़ 3 मुकम्मल होने को है। कितनी शादियाँ करवाई जाएंगी और फ़ेज़ 3 कितना मुख्तलिफ है जो लास्ट 2 फेजेस से, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। स्मोक के हवाले से क्या क्या प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, गवर्नमेंट की जानिब से क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, किन एरिया में स्मोक जो है वो ज़्यादा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ सब्जियों के भाव ताव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल्ड मार्केट में जो गोल्ड की कीमत है क्या एक दफ़ा फिर गिरती हुई दिखाई दे रही है या गोल्ड जो है वो हमें महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फैसलाबाद के हवाले से बात करें और फैसलाबाद के लोगों के जो शौक़ है उसके हवाले से ना बात करें तो बिल्कुल गलत होगा। फैसलाबाद के लोग जो हैं वो क्रिकेट से बड़ा शौक़ रखते हैं, बड़ा लगाव रखते हैं। तो फैसलाबाद में क्रिकेट जो है वो 17 सालों बाद बहाल होने जा रही है। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल रहेगी, अल्टरनेटिव रूट क्या रहेंगे, इस पर बात करेंगे। हमें 11 बजे सीटीओ साहब ज्वाइन करेंगे, उनसे देखेंगे, उनसे इंसाइट्स लेंगे कि किस तरह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो रवा दवा रहेगी क्रिकेट मैचेस के दौरान। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबादी जो हैं वो बड़े एहतियात से काम लें, क्योंकि फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हर गुज़रते दिन के साथ हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके असरात हम देखते हैं कि इंसान की सेहत पे भी मुरतब होते हैं और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी बड़ा टॉक्सिक और बड़ा आलूदा होता है। आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करते हैं जी, तो आज 226 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और इसके साथ साथ टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 30 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 17 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ से मैं देख रही हूँ कि रात के औकात में स्मोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है और सुबह के औकात में भी हम स्मोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, जिसके असरात जो है वो डायरेक्टली हमारे सेहत पे मुरातब होते हैं और ऐसे में एहतियात बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि फैसलाबादी जो है वो आजकल एहतियात बिल्कुल नहीं कर रहे। यही रीज़न है कि हम देखते हैं कि जैसे ही स्मोक के डेरे फैसलाबाद के शहर में आते हैं तो मौसमी बीमारियाँ जो हैं वो भी फैसलाबाद को जकड़ लेती हैं। तो ऐसे में आप एहतियात बहुत ज़्यादा करें। छोटी छोटी सी SOPs हैं जिन्हें फॉलो करके हम इन तमाम तर चीज़ों से बच सकते हैं। घर से निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि अगर आप मास्क वेयर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत के जो आधे मसाइल हैं वो एटलीस्ट हल होते हुए दिखाई दे। और इसके साथ साथ ये तो थी मौसम की सूरत हाल, क्योंकि मौसम से अगर आपने मौसम को इंजॉय करना है, मौसम के साथ अपने आप को ढालना है, तो उसके लिए एहतियात करें और आप देखेंगे कि आपके तमाम तर ज़िंदगी के मामला जो होते हैं वो रवा दवा होते हैं। हम बात करते हैं जी अब धी रानी प्रोजेक्ट के हवाले से। अच्छा इनिशिएटिव है। मुस्तहिक अफराद की बच्चियों की शादियाँ अगर हम देखें माशरे में तो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है माजी में। ऐसे में पंजाब गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये फ़ेज़ किस तरह से मुख्तलिफ है और कहा यह जा रहा था कि इसमें कैदियों की बेटियों को भी शामिल किया जाएगा। इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस मौजू पर बढ़ने से पहले जो हमारे आज के मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर मरियम रज़ा ने। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया मरियम प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और मरियम रज़ा के साथ ही हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू ने। खुशामदीद कहते हैं मोहम्मद अली नारू, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मरियम रज़ा, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। धी रानी प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स माशरे की फलाह बहबूद के लिए लाए गए हैं। धी रानी प्रोजेक्ट जो है ये महज एक प्रोजेक्ट नहीं है, मुझे लगता है कि एक नेमत है, एक नेकी है। फ़ेज़ 3 किस तरह से देख रही हैं आप? बहुत शुक्रिया महविश। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारी धी रानियाँ हैं ख़ास तौर पर पंजाब की, क्योंकि हम पंजाब गवर्नमेंट
के हवाले से बात करें, और क्योंकि हम एसोसिएट भी पंजाब से होते हैं, तो इसके हवाले से अगर सिर्फ हम बात करते हैं तो आप देखें कि सबसे अच्छा इनिशिएटिव हमें यही नज़र आता है। सड़कें भी बनती रहती हैं, दोबारा टूटेंगी, दोबारा बन जाएंगी, स्ट्रीट लाइट ख़राब होंगी, फिर ठीक लगेंगी, फिर ख़राब हो जाएंगी, और मुतलका तमाम काम जिनको बार बार किया जाता है और बार बार उनके लिए फ़ंड्स निकाले जाते हैं। तो वही ये एक धीरानी का प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर आप इसके फेजेस मुकम्मल कर रहे हैं एक बेहतरीन वक्त के साथ, तो मेरे ख्याल है कि बड़ा बेहतरीन है हमारे उन लोगों के लिए जो वाक़तन अपने घरों में बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बेहतर चीज़ आए और हमारी बच्चों की, ना सिर्फ बेटियों की बल्कि बेटों की भी शादी हो सके। और ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको हम कह सकते हैं कि वाक़तन इससे हमें फ़ायदा पहुंच रहा है। हमारे जो वो लोग जो परेशान थे, जो जहेज़ नहीं दे सकते थे, जो किसी को तोहफ़ा नहीं दे सकते थे, खाना नहीं खिला सकते थे, और उनकी बेटियां जो थी वो घर बैठी हुई थी बिल्कुल इस इंतज़ार में कि किस तरह से बेटी की शादी करेंगे। और जिस तरह के पाकिस्तान की हालात चल रहे हैं, उसके अंदर आपने अगर अपनी बेटी की शादी करनी है तो वो बाप कर्ज़ा उठाए बगैर शादी नहीं कर सकता। और अगर उस बेटी की शादी कर दी गई है कर्ज़ा उठाने के बाद, तो कितने सालों तक वो सिर्फ कर्ज़ा ही उतारता रहेगा उसका, जो उसने उठाया था। वो चंद लोगों को खाना खिलाया था, और हमारे यहाँ तो ऐसे है कि वो खाना खाने के बाद जो उसके बाप ने अपनी बेटी के लिए किया होता है, उस पर भी हम बातें सुनाते हैं। बिल्कुल हमारा ये एक माइंड जो है वो बन गया हुआ है। खैर वो सब तो है, लेकिन जो ये चीज़ है उसके लिए बड़ा अच्छा था। अब अगर हम फैसलाबाद में बात करें तो ये तीसरा फ़ेज़ है। पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में ये फ़ेज़ जो इस वक्त चल रहा है। कल के रोज़ झंग के अंदर शादियां थी, 185 के करीब वहाँ पे जोड़ों की शादी हुई है। और अब इस तरह से फैसलाबाद में भी धीरानी का तीसरा फ़ेज़ जो है वो शुरू हो चुका है। इसका 3 से 4 माह से इसकी आप कह लें कि इंदराज हो रहा था, रजिस्ट्रेशन हो रही थी, लेकिन बीच में फ़्लड आ गया। वही इलाके जहाँ से शादी के लिए जोड़े जो है वो ज़्यादातर आते हैं, उनके केसेस वहाँ से आते हैं, वहाँ पर फ़्लड मौजूद था, और इस वजह से उन्होंने महीने से 1.5 महीना डेट आगे कर दी, ताकि जितने लोगों को इसके अंदर हम डाल सकते हैं, जिनको लेके आ सकते हैं सिटी या तहसील से, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्लाइज किया जा सके। तो ये 1.5 महीना आगे करने का फ़ायदा ये हुआ कि काफ़ी लोग जो कि फ़्लड की वजह से मुतासिर थे वो उसके अंदर अब हो रहे हैं, शामिल हो गए हैं। शामिल हो गए। बिल्कुल ऐसे ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स ना हमारी सोसाइटी की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम माशरे की तरक्की के हवाले से बात करते हैं तो लोगों के फ़लाह व बहबूद के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोहम्मद अली नारू, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम धीरानी प्रोजेक्ट को देखें तो इसके बड़े पॉजिटिव इंसाइट नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं माजी में भी, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आप इस प्रोजेक्ट को माशरे की फ़लाह व बहबूद के तौर पर किस तरह से देखते हैं? महविश, पहले तो शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखें, हमारे यहाँ पर जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं उनकी बड़ी ही शिद्दत से कमी वाक़ है, और ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, प्रोग्राम शुरू किया गया धीरानी प्रोग्राम, तो ये एक ऐसा इक़दाम था जिसने एक ऐसे तबके की सुनी है जो कि शदीद कसम पुरसी की हालत में था इस हवाले से। और ना फ़कत अब इसको धीरानी प्रोग्राम का नाम दिया गया है, इसमें इसी तादाद के साथ ज़ाहिर बात है हमारे वो नौजवान भी इससे बहरामंद हो रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं शादी का इंतज़ार कर रहे थे या किसी न किसी माली मुश्किलात की वजह से जो रिश्ता अज़दवाज है उसमें मुंसलिक नहीं हो पा रहे थे। तो ये हुकूमत का वो अहसन इक़दाम है पंजाब हुकूमत का, जो कि इनके लिए एक बड़ा स्लोगन भी साबित होगा। आइंदा आने वाले जब दोबारा से इलेक्शन आएंगे या कुछ भी होगा तो ये एक बेहतरीन इक़दाम है। अब होना ये चाहिए कि जैसे हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अब इसका तीसरा फेज़ शुरू हो चुका है और अब पाया तकमील तक पहुंचने जा रहा है, तो अब इसको जो ये 4-4 महीने का गैप आ रहा है या 3-3 महीने का गैप आ रहा है, तो अब ये गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे तादाद में बड़ी ऐसी बेटियां हैं, बड़ी तादाद में जो कि मुंतज़िर हैं शादी की, और बुनियादी वजूहात में शामिल है ये जहेज़ के मसाइल हैं, साथ में ख़र्चे के मसाइल हैं। तो ये एक ऐसा पैकेज है जिसमें जहेज़ भी है, जिसमें बुनियादी सलामी भी है, जिसमें खाना भी हो जाता है। तो जो हमारी सोसाइटी के बेसिक नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हैं, वो शामिल हैं और वो पूरे हो जाते हैं किसी न किसी अंदाज में। तो अब ये जो 4-4, 5-5 महीने का गैप आता है ना जी, ये गैप ख़त्म होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसको हर महीने या कमोबेश 2 महीने के बाद ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया जाना चाहिए और इसको फेज से हटकर अब मंथली वाइज चलना चाहिए कि जनाब ये हैं, ये चीज़ें हैं, अब यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर होगा। तो आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में किस कदर जो एक स्ट्रेस है लोगों में,
जो मसाइल हैं हमारे घरों में, जो जिनके जो मुस्तहिक बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो वो इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। तो ये हुकूमत को चाहिए कि अब इसको, ये जो महीनों का इसमें गैप आता है, ये गैप तरजीही बुनियादों पर ख़त्म किया जाए और इसको आइंदा लैंडमार्क लेके चला जाए कि जनाब इसको हमने लंबा लेके चलना है चीज़ों को। और अब इसको बाकायदा ये जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं, सोशल वेलफेयर देख रहा है, मुख्तलिफ़ इंतज़ामिया देख रही है, तो अब इसको तसलसल के साथ जारी रहना चाहिए। ये वो इक़दामात हैं जो बुनियादी तौर पर हमारी सोसाइटी डिज़र्व करती है, जो हमारे ओरिजिनल मसाइल हैं, यूँ कह लें कि जो ग्राउंड की रियलिटीज़ हैं कि जनाब हमारे यहाँ पर शादियाँ नहीं हो पा रही क्योंकि माली हालात ऐसे हैं, लोगों के गुर्बत की शरह से नीचे लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि रोज़ाना का दाल दलिया चलाना जिनके लिए मुश्किल हो चुका है, उनके लिए इस मुआशरे में जो हमारी रवायती शादियाँ हैं वो कर पाना बहुत मुश्किल है, जिसमें हमारे बेजा किस्म के फंक्शंस हैं, या फिर वो बात और तरफ निकल जाएगी जो हमने अपने ऊपर थोप ली हुई हैं चीज़ें, और शादी जैसे एक अमल को, निकाह जैसे एक अमल को हमने इंतहाई मुश्किल बना दिया हुआ है। तो ऐसे मुआशरे में ऐसे प्रोग्राम्स का होना इंतहाई लाज़िम व मलज़ूम है, और अब ज़रूरत इस अमर की है कि इसको मंथली वाइज लाया जाए। और ये जो अभी 70 है या 78 है या 80 की तादाद है, ये अब हंड्रेड्स में जानी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल इसी तरह से ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए सोसाइटी में, जो सोसाइटी की फ़लाह बहबूद के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें हमारे फाइनेंशियल स्टेटस के लोगों के, तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं उनकी बेटियों की शादियाँ हों, लेकिन कम वसाइल की वजह से वो अपनी बच्चियों की शादियाँ नहीं करा पाते। और दूसरी जानब हमारे माशरे में शादी को बड़ा मुश्किल सा एक टास्क बना लिया है। मरियम, मुझे ये भी बताइएगा कि जब फ़ेज़ 3 का स्टार्ट किया जा रहा था तो ये भी बात की जा रही थी कि कैदियों की बेटियों को भी शामिल किया जाएगा। फैसलाबाद में जो तकरीब हो रही है, इनमें कुछ आपको आइडिया है कि कितने लोग जो हैं ये कैदियों की बेटियों के रिश्ते करवाई जा रही हैं तकरीबात में, कितने लोग शामिल हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात मैं भी ऐड ऑन करना चाह रही थी कि ऐसा हुआ है क्योंकि जब फ्लड आया तो इन्होंने कहा कि हम जो कैदी हैं, क्योंकि उस टाइम पे जिन इलाकों में फ्लड था या जहाँ से लोगों ने यहाँ पे इंदराज वगैरह करवाना था वो काम स्लो हो गया था। तो सेक्रेटरी, सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी का ये कहना था कि आप जो हमारे कैदी हैं वो भी एक शहरी हैं। वो अलग बात है कि वो कैद हैं किसी भी केस के अंदर, लेकिन वो शहरी हैं फैसलाबाद के, तो उनकी बेटियां जो हैं वो भी हमारी बेटियां हैं। आप उनके केसेस देखें तो फैसलाबाद से 40+ केसेस जो हैं वो उन्होंने मुख्तलिफ जेलों से रब्ता किया। वहाँ पे लोग जो कैदी मौजूद थे, जिनको जितना इल्म था उन्होंने बता दिया कि फ़ैमिली में इतने लोग हैं, ये बेटी है, और उन्होंने सारा जब एक स्ट्रक्चर बनाया गया, उनसे रब्ते किए गए, तो उनमें से 49 केसेस में से सिर्फ 3 से 4 केसेस इस वक्त ऐसे मौजूद हैं जिनका इंदराज हुआ और उन केसेस को जो है आगे लेके जा रहे थे। उसकी अहम वजह यह है क्योंकि जो बंदा कैद में पिछले 10 साल से है, 8 साल से है, कुछ सालों से, चंद साल, जितने भी वो एक टाइम पीरियड पे मुहित है उसका टाइम जो वहाँ पर वो रह रहा है, उसको नहीं पता कि पीछे क्या हुआ, किसकी शादी हो गई, कौन रह गया, किसकी उम्र कितनी है, उस टाइम को भी देखते हुए चीज़ों को टाइम लगा। जुर्म से नफरत करनी चाहिए और ऐसे माशरे में फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो होने चाहिए। फर्दर भी धीरानी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे धीरानी प्रोजेक्ट के हवाले से। माशरे में ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। इनिशिएटिव पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बहुत सारे लिए जा रहे हैं हमारी सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए। धीरानी प्रोजेक्ट तीसरा फेज़ जो है इसका आगाज़ हो चुका है, जो कि मुकम्मल होने को है। तो मरियम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम धीरानी प्रोजेक्ट के लास्ट 2 फेजेस के हवाले से बात करें, बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ इस्लाहात या रिफॉर्म्स की हमेशा से ज़रूरत रहती है कि फ़र्स्ट फेज़ में हमने देखा कि ये तब्दीलियाँ रिक्वायर्ड थी, वो तब्दीलियाँ हमें सेकेंड फेज़ में दिखाई देगी। ये जो थर्ड फेज़ है ये कितना मुख्तलिफ है जो हमारे लास्ट 2 फेजेस गुजर के गए हैं धीरानी प्रोजेक्ट? मैं भी सबसे पहला फेज़ जो था वो तो बहुत ग्रैंड किया गया था, नो डाउट। फर्स्ट जो सेकंड वन था वो भी बहुत ग्रैंड था, लेकिन जो फर्स्ट वन था क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप था तो उसको बड़ा एंजॉय किया गया कि धीरानी का प्रोजेक्ट है। उसमें अलग से इन्होंने तहफ़ दिए जो घर के आम हमारी ज़रूरियात होती हैं, जिनके अंदर बेड, ड्रेसिंग टेबल और रूम सेट वगैरह, सोफ़ा सेट, ड्रेसिंग सेट, ये सब उसमें मौजूद था हर एक जोड़े के साथ साथ। उसके अलावा वहाँ पर 1 लाख सलामी थी तमाम जोड़ों की, और उनके घर से, यानी कि अगर लड़की की तरफ से 10 लोग हैं और लड़के की तरफ से 10 लोग हैं तो उनका खाना भी वहाँ पर ही मौजूद था। और बैंड बाजे के साथ बग्गी पे प्रॉपर बिठा के उनको एंट्री उनकी करवाई गई और बड़ी खूबसूरत तरीके से वो एक इवेंट जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। जो सेकंड हमारा फेज़ शुरू हुआ था उसके अंदर इस तरह से था कि उन्होंने जो घर का बेसिक सामान होता है
वो नहीं दिया था, उसकी जगह उन्होंने उनको रकम दे दी थी कि आप ये रकम लें और इससे जाके ये चीज़ें ले लें, या अगर आपने रकम से ये चीज़ें नहीं लेनी तो आप उसके साथ उसको किसी भी यूज़ में लेके आ सकते हैं। और उसके अलावा 1 लाख जो सलामी थी वो अलग से थी, और उसी तरह से बैंड बाजे के साथ इसकी एंट्रेंस हुई और दिस एंड दैट एवरीथिंग। अच्छा, अब इसका जो थर्ड फेज़ है वो भी इसी चीज़ के ऊपर मुहित है कि उनको पैसे ही दिए जाएंगे सिर्फ तोहफे के तौर पर कि आपका तोहफ़ा है, आपने इसका सामान ख़रीदना है, सामान ख़रीदें, इसके साथ कारोबार करना है, कारोबार जाएं, आपने घूमने फिरने जाना, आप घूमने फिरने जाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। और अलग से 1 लाख सलामी उनको दी जा रही है। इस दफ़ा ये है कि पहले फ़ेज़ में हमारे पास 39 थे जोड़े, जिसमें से कम होते हुए या आगे पीछे किसी जो नहीं आ सका, जिसने कहा कि मैंने नहीं शादी करनी उस दिन पे, तो वो हमारी 32 पे चला गया। उन्होंने 32 पे, पहला फेज़ 32 पे था, सेकंड फेज़ पे हमें कहा गया कि 42 हैं, लेकिन इसमें भी कमी पेशी जो है देखी गई। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं पहुंच सके। एक ऐसा बंदा था जिसका अपनी शादी वाले दिन एक्सीडेंट हो गया था और वो टांग पे फ्रैक्चर करवा के शादी वाले दिन पहुँचा था वहाँ पर, यानी कि उसने शादी मिस नहीं करवाई, वो पहुँच गया वहाँ पर और उसने अपनी सलामी वगैरह सब कुछ लिया। तो सेकंड फेज़ में इस दफ़ा हमारे पास 75 to 76 जोड़े मौजूद हैं। पहले फ़ेज़ की निस्बत, दूसरे फ़ेज़ की निस्बत, तीसरे फ़ेज़ में इस वक्त बहुत ज़्यादा जोड़े हैं जिनकी शादियां होंगी, और उन्हीं को उसी तरह से हम कह लेंगे 10 लोग लड़की की तरफ से और 10 लोग लड़के की तरफ से है। फेजेस में चेंजेस, तब्दीलियाँ आती रहती हैं और वो ज़रूरत भी होती है। मोहम्मद इनारो, इस पे मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह मरीम ने बड़ी बाखूबी बताया कि किस तरह से तीनों फेजेस जो है, फ़ेज़ 1 की क्या सिचुएशन थी, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ जो है वहाँ पर मौजूदा हालात या सिचुएशन कैसे है, क्या क्या इस्लाहात होनी चाहिए। अगर हम देखें कि ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन कहते हैं ना कि तब्दीलियाँ रिक्वायर्ड होती हैं, हम सोसाइटी की आँख से देखें अगर महविश देखें, कोई भी चीज़ है तो उसका आपने सही से फ़ायदा लेना है या उसको आपने बड़े पैमाने पर लेके जाना है, तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होता है कि आपने उसका दायरा कार वसी करना है, उसको वसअत देनी है। अब जबकि इसको रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर कोई भी अमल है तो अगर अथॉरिटी महदूद है तो वो काम भी महदूद रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर जमहूरी निज़ाम आया है और जो लोकल इलेक्शन नहीं होते तो सारे का सारा जो दारोमदार है वो MNA पर होता है, लेकिन अगर लोकल बॉडी आ जाए तो वो सारे मसाइल जो उन्होंने हल करने हैं वो मोहल्ले का यूनियन कौंसिल करना शुरू कर देता है। एक कौंसलर की सतह पर वो मसाइल हल होने शुरू हो जाते हैं, जो कि बेहतरीन मिसाल है। इसी तरह अगर हम बात कर लें अब धी रानी प्रोग्राम की, पहले तो हमारी सोसाइटी में इस सोच, इस तफर्रुक को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि जनाब ये कोई बड़ी अचंभे की बात है या बड़ी कोई अजीब बात है। फोकस होना चाहिए हमारा नताइज पर कि हो क्या रहा है, वो इज्तमाइयत में हो रहा है या वो इनफरादियत में हो रहा है। हो ये रहा है कि हमारे मुआशरे का सबसे अहम मसला, सबसे वो ऐसा मसला जिसकी वजह से लाखों लोग परेशान हैं, वो तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है, बगैर किसी पैसे लिए, बगैर किसी रकम के, बगैर किसी चीज़ के। उसको आपकी जो इंतज़ामिया है, हुकूमत है, वो सरअंजाम दे रही है। तो बजाय कि आप उसको मुबहम बनाएं, आप उसको अजीब नज़रों से देखें, तो ये अब कल्चर ख़त्म करने की ज़रूरत है सोसाइटी में कि इज्तमाही शादी पता नहीं क्या हवा है क्या नहीं है, लोग देखेंगे क्या कहेंगे। तो ये क्या कहने के चक्कर में हमने अपनी बेटी की उम्र 35 साल कर ली है, 40 साल कर दी है, 45 साल कर दी है, और वो लड़का भी उसी तनासुब से ऊपर जा रहा है। तो इस जो ये जो बेजा चीज़ें हैं, बेरवाह चीज़ें हैं हमारे माशरे में, अब इन्हें तरजीही बुनियादों पर ख़त्म करने की ज़रूरत है और इनके ख़िलाफ़ एक ऐसा रवैया अपनाने की ज़रूरत है जो कि इन चीज़ों के लिए कुछ साबित हो, ख़त्म साबित हो। अब यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, एक बड़ी बड़ी तकरीबात का इनेकाद किया जाता है एक जगह पर कि जनाब यहाँ पे 70 जोड़ों की शादी होगी, फ़लाँ होगी। तो अब आपने इसको नॉर्मलाइज़ करना है, चीज़ों को नॉर्मल करना है कि जनाब आपका जो इलाका है, आपकी यूनियन कौंसिल है, आपके मोहल्ले की जामिया मस्जिद है, उसमें हम निकाह कर देंगे। ठीक है, आप लोग इज्तमाइयत में नहीं आना चाहते तो इनफरादियत में आ जाएं। जिसको जैसे बन पाए, जिसको जैसे सहूलत महसूस हो उसको वैसे करें। मकसद हमारा ये है कि हमने शादी करनी है, हमने निकाह करवाना है, हमने इस माशरे का जो मसला है इसको हल करना है। तो वो जिस तरह जैसे भी कोई चाहे, हुकूमत का काम होता है फैसिलिटेट करना, सहूलियात देना, हुकूमत का काम होता है लोगों के काम करना, लोगों के काम आना, कानून बनाना और उनकी इस्लाह के लिए कोशिश करना, वो जैसे भी होगा। अब देखें, जैसे मरियम ने आगाज़ में बात की कि एक बड़ी तादाद ऐसी है
जो इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती कि ये इज्तिमाई शादियों का फंक्शन है, बिल्कुल इसी तरह अजीब सा लगेगा, लोग क्या कहेंगे। पहले तो हमने जैसे अर्ज़ किया कि ये सोच ख़त्म होनी चाहिए, और अगर इसको ख़त्म होते हुए वक्त लगता है और हम इंतज़ार करने बैठ जाएँ कि कब ये सोच का खात्मा होगा, तो कब हम इकदाम उठाएंगे। ज़ाहिर बात है अगर लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे तो हुकूमत तो आगे बढ़ सकती है, हुकूमत इकदाम उठा सकती है। हुकूमत ऐसे इकदाम उठा सकती है कि जो इज्तिमाई शादियाँ हैं इनको इनफरादी शादियों में तब्दील कर सकती है, उनको फ़ंड करें, और जो मोहल्ले की यूनियन कौंसिल है उसको केयर टेकर बनाएं आप कि जनाब आपने देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पर मसला ये है कि जो भी इकदाम उठाया जाता है उसके दो पहलू सामने आ जाते हैं। मस्बत तो आता है ही, साथ में मनफी पहलू भी आ जाता है कि लोग फ्रॉड के चक्कर में, गलत अंदराज के चक्कर में, गलत रजिस्ट्रेशन के चक्कर में फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये होता है कि अगर मुझे किसने जानना है तो वो मेरा मोहल्लेदार सबसे बेहतर जानता होगा, मेरा दोस्त सबसे बेहतर जानता होगा। तो आप जो दायरा-कार है, जो इख्तियारात हैं, उनको वुसअत देते हुए उनको मुंतकिल करें निचली सतह पर। अगर आप एक बड़ा इज्तिमा करें, जो लोग आ रहे हैं आएँ, और जो लोग नहीं आना चाहते हैं उनको आप फैसिलिटेट कर दें उनके इलाके की सतह पर। आप हुकूमत है, आपके पास अफसरान हैं, आपके पास मुलाजमीन है, आपके पास सिस्टम है, आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए अगर उनके लिए मुश्किल है। मकसद आ जाकर हमारा ये है कि हमने शादियों को आम करना है, हमने निकाह को आम करना है, हमने वो माशरे की जो मिथ बनाई हुई है कि जनाब बहुत मुश्किल हो गई है शादी, लाखों का खर्चा है, नहीं हो पाएगा, उसको हमने नॉर्मल कर देना लोगों के लिए। नहीं जी, ये नहीं हो पाता, हम करके दिखाएंगे। तो आपने ये एग्जाम्पल सेट करनी है। जैसे ये प्रोग्राम अपने आप में हुकूमत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, धीरानी प्रोग्राम। यकीन माने कि ये अगर इसको सही मानों में देखा जाए तो ये दर हकीकत एक दुआएं हैं जो माओं की हैं, जो बहनों की हैं, जो वालिदैन की हैं, कि उनका मसला हल किया जा रहा है। तो अब इस मसले को हमने सही सतह से, सही तरीके से हल करना है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करें लोकल लेवल के हवाले से तो धीरानी प्रोजेक्ट जो है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का। इसमें हम देख रहे हैं कि मुस्तहिक अफराद, वो लोग जो कम वसाइल रखते हैं, उनके लिए अपनी बेटी की शादी कराना बड़ा ख्वाब बन गया था, लेकिन हुकूमत इस ख्वाब को हकीकत में बदला है। वक्त हुआ जी एक वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब बात करते हैं जी फैसलाबाद की स्मोक के हवाले से। इससे पहले आज से अगर देखें बात करें 1-2 महीने पहले तो हम ये बात सुन रहे थे कि स्मोक की ख़तरा जो खदशात हैं या ख़तरा है वो फैसलाबाद में मंडला रहा है, लेकिन तब हमने इतनी एहतियात नहीं की और अब फाइनली हम देख रहे हैं कि स्मोक जो है वो फैसलाबाद को अपनी लपेट में ले रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो फैसलाबाद का हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जब भी इन्वायरमेंट के हवाले से बात होती है तो इसके सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हम बीइंग अ सिटीज़न होते हैं। हमें एहतियात करने के साथ साथ अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं ये मौसम के हवाले से बात करें, नो डाउट हम सर्दियों की जानिब जा रहे हैं, मौसम एक ट्रांजिट आ रही है, लेकिन स्मोक जो है ये काफ़ी ज़्यादा फैसलाबाद को मुतासिर कर रही है। मौजूदा सिचुएशन क्या देख रही है स्मोक के हवाले से? महविश, इसमें आप देखें कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है और टेम्परेचर कम होता है तो उसके साथ साथ स्मोक भी बढ़ जाती है। 2015-14 के अंदर स्मोक बेसिकली शुरू हुई, उससे पहले इतनी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं थी हमारी फ़िज़ा के अंदर, थी नो डाउट, हर फ़िज़ा के अंदर होती है, लेकिन इस कदर नहीं थी जो उस टाइम पर बढ़ने लग गई थी। अच्छा, इसमें जब गर्मियों का मौसम होता है उस टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उस टाइम पे भी ये ज़र्रात हमारी फ़िज़ा के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है, सर्दी की तरफ जाता है, टेम्परेचर ख़ास तौर पर सुबह और रात के औकात में कम होता है, तो जो ज़र्रात हैं वो भी कंप्रेस होने लगते हैं, वो भी जो ऊपर की तरफ मौजूद होते हैं वो नीचे आने लगते हैं। जहाँ पर आप कह लें कि हमारी मौजूद होती है, आबादी मौजूद होती है, वहाँ पर भी होते हैं, और उसके अलावा जो खुले इलाके होते हैं वहाँ पे उससे भी ज़्यादा मौजूद होती है। इंडस्ट्रियल एरिया है, फैसलाबाद सनती शहर है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि फैसलाबाद के अंदर स्मोक जो है वो बढ़ रही है। चूँकि लाहौर में और दीगर शहर जो हैं पाकिस्तान के, उनके अंदर भी यही सूरत हाल है, लेकिन फैसलाबाद जो है इस वक्त आलूदा तरीन शहरों के अंदर, उसकी फहरिस्त के अंदर शामिल है। देख रही थी और न्यूज़ भी सुन रही थी, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, बिल्कुल अलार्मिंग है। और आप देखें कि फैसलाबाद में चंद घंटों के बाद बढ़ता है और मामूली कोई टाइम, हमारा घंटे से 2 घंटे होते हैं बीच में, जिनमें मामूली कमी के साथ कुछ कम महसूस होता है। और आज भी फैसलाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 600 से ज़्यादा है सुबह के औकात में। अब इसके अंदर कुछ हद तक कमी आएगी, 500 तक, 530, 400 तक जाएगा, इससे कम
नहीं होता। कल भी इसी तरह से था, 515 तक पहुंच गया था। इसमें देखें एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एहतियात हम सिर्फ इस बात की उम्मीद लगा के नहीं बैठ सकते कि हमारे ज़िले इंतज़ामिया हमारे लिए कुछ करे, हमारी हुकूमतें हमारे लिए कुछ करें। आपका भी शहर है, आपने भी इसमें रहना है और आपकी अपनी ही सेहत है। ज़िले इंतज़ामिया की सेहत नहीं, आपकी अपनी है। आपने अपना ध्यान रखना है, मास्क आपने लगाना है। आपकी बाइक ख़राब है, मेहरबानी करें उसका काम करवाएं, उसको ठीक करवाएं। आपकी गाड़ी का इशू है, उसको घर में रखें, उसको बाहर ना निकालें। आप खुद भी आप मर रहे हैं, लोगों को भी मार रहे हैं, बेवकूफ़ी है। हम नहीं सोचते कि हम ये कर रहे हैं। उसके बाद देखें कि हम जब बाहर निकलते हैं तो मोस्टली देखते हैं उन्होंने बच्चों को आगे बाइक पे बिठाया होता है, ठीक है, ना बच्चे को मास्क लगा हुआ है, ना उसको आपने कोई ऐनक वगैरह लगाई हुई है। ज़रात सबसे आगे जो बाइक पे बंदा बैठा होता है उसको ही इफ़ेक्ट कर रहा होता है। आप देखें ठंड में जो बाइक पे सफ़र करते हैं, जो बंदा बाइक चला रहा होता है उसको ज़्यादा ठंड लग रही होती है क्योंकि वो आगे होता है। मरियम, आपने बहुत ही ये बात की है कि हम एहतियात उस तरह से नहीं करते। अगर हम एहतियात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी सेहत के जो मामला हैं वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे हैं। नो डाउट इसमें शहरियों का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया जो है इसका भी स्मोक को कंट्रोल करने के लिए कलीदी किरदार होना चाहिए। इस पर मैं नारू आपसे बात करना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें आज से 10-15 साल पहले तो हमें पता ही नहीं होता था कि स्मोक क्या है। जी, मुझे याद है कि 2015 में गालिबन स्मोक जो है वो हमने पहली दफ़ा फैसलाबाद में देखी थी और बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि हर साल मुसलसल स्मोक जो है वो फैसलाबाद को अपनी लपेट में ले रही है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आप किस तरह से देख रहे हैं? महविश देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम डील कर सकते हैं महकमाना सतह पर कि जनाब महकमा कार्रवाई कर रहा है तो वो कंट्रोल भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब आलमी इशूज़ बन चुके हुए हैं, जो हमें नहीं पूरी दुनिया को उनका सामना करना पड़ रहा है। और क्लाइमेट चेंज एक बड़ा ऐसा मामला है कि जिसके लिए इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं, उसको फेस भी किया जा रहा है। अब इक़दाम क्या उठाए जा रहे हैं, फेस कैसे किया जा रहा है, ये वो सवाल हैं चीज़ें कि हम क्या कर रहे हैं। देखें, इसमें स्मोक अब अचानक वाला तो मामला है नहीं, हमें पता है कि हर साल इस मौसम में हमें इसका मुकाबला करना पड़ना है और इसके लिए हमें इक़दाम उठाने पड़ने हैं। अब हम क्या कर रहे हैं इस सतह पर? अगर तो फ़कत हम महकमा माहौलियात को देख लें कि जनाब आपने क्या कार्रवाइयाँ करनी है, किसी फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकल रहा है, आप वो फैक्ट्री सील कर दें। यहाँ पर आरटीए सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं कि जनाब कोई गाड़ी धुआं छोड़ी है तो आप वो गाड़ी बंद कर दें। आप देख रहे हैं कि जनाब एक फैक्ट्री चमड़ा जला रही है तो आप वो फैक्ट्री बंद कर दें। तो यहाँ पर अगर महकमे की सतह पर देखा जाए तो ये मसला हल होने वाला नहीं है। यहाँ पर इज्तमाइयत की ज़रूरत है, एक कौमी सोच की ज़रूरत है, एक कौमी इक़दाम की ज़रूरत है कि हमने सबको इसको संजीदा लेकर कि ये फ़कत हमारा नहीं, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते तो आइंदा आने वाली नस्लों के ज़िम्मेदार भी हम हैं, उनके भी जुर्मदार हम हैं कि जनाब हमने अपने वक्त में भी बेहतर इक़दाम मौजूदा सिचुएशन के हवाले से देखें, आप भी बाहर निकलते होंगे, कितने लोग मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत कम लोग देखने में आ रहे हैं, शायद 1-2 लोग होंगे जो कि अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। कितने लोग हैं जो कि सन ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम देखते हैं कि जैसे मौसम बदलता है सबसे ज़्यादा स्मोक जो है वो आपकी आंखों को मुतासिर कर रही होती है, आपकी सांस लेने की जो प्रॉब्लम है जिन लोगों को उन्हें मुतासिर कर रही होती है। लेकिन एहतियात हम कहीं पर नहीं। महविश, ये तो वो चीज़ें ना जो इफ़ेक्ट्स कर रही हैं, जो हमने देखना है कि हमने बचना कैसे है, इसे करना क्या है। इससे पहले तो ये है कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। हमने जनाब ये जो मैं घर से बाहर निकला हूँ और कूड़ा करकट को आग लगा दी है मोहल्ले में, ठीक है, वो धुआं। कोई किसान है उसने अपनी के सारा जो उसकी बाकियात हैं खेत की, उसने उसको आग लगा दी है। और ऐसे ही हमारी धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, ऐसे ही हमारे जो गैर जिम्मेदाराना रवैये हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर आप एक ऐसा लाहे अमल तैयार करें कि एक महकमा नहीं होना चाहिए, इसमें सनतकार हैं, इसमें उस शहर के बासी हैं, इसमें उस शहर की गवर्नमेंट है और फिर इज्तमाइयत है और फिर एक स्टेटमेंट तैयार करने की ज़रूरत है कि आया हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो रवैया है ना कि मेरी गाड़ी अगर धुआं छोड़ रही है तो सामने मैंने वार्डन देखा है तो मैं बड़ा मुहतात हो गया हूँ और वो वार्डन से जैसे मैं गुजरा हूँ तो अगले 20 किलोमीटर फिर वो धुआं ही छोड़ रही है, तो ये वाला रवैया नहीं होना चाहिए। मुझे खुद एहसास होना चाहिए कि यार हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कहाँ पर जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं। मतलब कि अभी आगाज़ है तो हम 500 से ऊपर पहुँच चुके हैं, 600 से ऊपर पहुंच चुके हैं। क्या बकिया दुनिया में स्मोक नहीं है? चाइना कितना इफेक्ट हुआ, उन्होंने कैसे कंट्रोल किया? सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी, एक जिम्मेदाराना रवैया कि जनाब ये कोई छोटी चीज़ या मामूली चीज़ नहीं है जो हमें महसूस नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि जनाब इसको दरगुजर करें या इसको जाने दें, वो जो मट्टी पाओ वाली पॉलिसी है वो अपना लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बाकायदा तौर पर संजीदगी के साथ डील किया जाना चाहिए। फैक्ट्रियों की सतह पर, सनतकारों की सतह पर, आम लोगों की सतह पर, शहरियों की सतह पर, जिस चीज़ से भी
आलूदगी पैदा हो रही है या कर रही है, सबब बन रही है, उसके मुतल्लिक अब कवानीन आपने बना दिए हैं। अब उन कवानीन पर अमल करवाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जनाब जो महकमा है वो ये कार्रवाइयाँ करेगा, ज़िले इंतज़ामिया ये कार्रवाई करेगी। और लोगों की अवेयरनेस के लिए खुदारा आप अपनी प्रमोशंस के लिए लाखों के एड्स चलवाते हैं, लाखों के इश्तेहार चलवाते हैं, लाखों के इश्तेहार छपवाते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। आप यहाँ पर ऐसी अवेयरनेस क्यों नहीं चला रहे, लोगों को बता क्यों नहीं रहे? अब स्मोक अचानक से शुरू हो चुकी है तो सब ने बैनर भी उठा लिए, सब ने जनाब कंपेन भी शुरू कर दी, सब ने वॉक भी कर ली, सब ने रैली भी निकाल ली। एक महीना पहले इसकी तैयारी क्यों नहीं की गई कि जनाब काम करने की ज़रूरत है? वही ना, ये 2025 का मामला नहीं है महविश, ये जैसे हम अर्ज कर रहे हैं कि 2014 से हम फेस कर रहे हैं। तो खुदारा हर साल आप आगाही वॉक रखें, आप कंपेन चलाएं, आप स्कूल्स में जाएं, आप फैक्ट्रियों में जाएं, आप जैसे ये पोलियो की टीमें घरों घरों में जा रही है वैसे हम अवेयरनेस क्यों नहीं दे रहे कि जनाब आपने कूड़ा करकट को आग नहीं लगानी, धुआं वाली गाड़ी नहीं रखनी, आपने फलां नहीं करनी, ये चीज़ें नहीं करनी। कितना वक्त लगता है लोगों के रवैये में संजीदगी लाने के लिए, उनको नताइज बताना पड़ते हैं। सिविक सेंस जो है ना, ये इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों में एहतियात करें अपनी सेहत के हवाले से, क्योंकि अगर आप एहतियात करेंगे इन्वायरमेंट भी बच जाएगा और आपकी सेहत जो है वो भी मुतासिर नहीं होगी। वक्त है जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब प्रोग्राम में बात करते हैं गोल्ड मार्केट में गोल्ड के रेट क्या चल रहे हैं। सोने की कीमत के हवाले से जैसे हम देख रहे हैं गुज़श्ता 1-2 हफ्तों से बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है। कभी गोल्ड जो है हमें बहुत ज़्यादा महंगा होता हुआ दिखाई देता है, कहाँ से 3.5 लाख से स्टार्ट हुआ था, 4.5 लाख तक पहुँचा और 4 लाख से भी ऊपर जो है इसकी कीमत तजावज़ कर गई। ऐसे में सराफा मार्केट में जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो तो परेशान है ही है, लेकिन वो लोग जो कि गोल्ड ख़रीदना चाह रहे हैं बेटी की शादी के लिए या शादी में गिफ्ट के लिए, तो वो लोग भी बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन का इंतज़ार करें कि गोल्ड की कीमत जो है वो कम हो तब ख़रीदेंगे। लेकिन गोल्ड जो है आज एक दफ़ा फिर महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की कीमत के हवाले से बात करें तो आज सराफा मार्केट में जो गोल्ड प्राइस चल रही है 1 तोला की वो 4,30,000 है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,68,662 में 10 ग्राम गोल्ड फ़रोख्त हो है। अगेन जी मैं बात करूंगी कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो गोल्ड है वो ख़रीदा कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन गोल्ड की कीमत अचानक से कम हुई और ऐसे में फिर एक दफ़ा परेशानी का शिकार हो गई कि क्या आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरी जानिब वो लोग भी मौजूद हैं जो कि गोल्ड की मज़ीद कीमत कम होने का इंतज़ार करें। जैसे हमने देखा कि 1 से 2 दिन पहले सोने की कीमत काफ़ी हद तक कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब एक दफ़ा दोबारा कीमतें बढ़ रही हैं। अब देखते हैं जी आने वाले दिनों में गोल्ड जो है वो किस करवट बैठता है, कीमत जो है वो कम होती है या मज़ीद बढ़ती है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट वाले जी वो बड़े परेशान हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है गैर मुस्तकिल सी। अब बात करते हैं जी करेंसी के रेट के हवाले से। अगर हम करेंसी रेट के हवाले से सबसे पहले देखें यूरो की कीमत, तो यूरो की कीमत जो है वो 331.85 है बाइंग के हवाले से और 335.35 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल के हवाले से कीमत देखें जी, इसकी बाइंग पावर जो है 75.65 है और 76.3 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 76.85 में बाय किया जा रहा है और 77.85 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड 380.9 में बाय किया जा रहा है और 383.9 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर के हवाले से बात करें जी, यूएस डॉलर की जो बाइंग कीमत है 282.65 है और 282.75 में फ़रोख्त किया जा रहा है। करेंसी के रेट्स के हवाले से अगर हम मौजूदा सिचुएशन को देखते हैं जी, तो हमें करेंसी जो है वो स्टेबल दिखाई दे रही है। वो पाउंड रेट के हवाले से बात कर लें या डॉलर के हवाले से बात कर लें, अलबत्ता गोल्ड के हवाले से अभी भी जो है वो थोड़े से मुस्तहकिम और गैर मुस्तहकिम सी सिचुएशन दिखाई दे रही है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है? हेलो। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। कौन बात कर रहा है? हेलो। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉलर वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है जी? कहाँ से बात कर रहा है? आई थिंक आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। वालेकुम सलाम, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है।
कॉलर थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया सिटी 10 में कॉल करने के लिए। सिटी 10 के हवाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि स्मोक की जो सिचुएशन है वो शहरियों की ज़िंदगियों को बड़ा मुतासिर कर रही है। बार बार हम कह रहे हैं एहतियात करें, अगर आप एहतियात करेंगे तो आप अपने सेहत के मामलात को भी दुरुस्त रखेंगे, लेकिन एहतियात के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें, हमें हमारे इन्वायरमेंट का बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम जिस स्टेज पे पहुँचे हैं, जिस नहज पे पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी गैर ज़िम्मेदारी की वजह से। हमने गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं करवाते, कूड़ा जो है वो जला दिया जाता है, फसलों की बाकियात हम जला देते हैं, जिसकी वजह से आज इस सिचुएशन को हम लोग फेस कर रहे हैं। मरीम, इस पर मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ, अगर हम देखें बीइंग अ सिटीज़न, मुझे लगता है कि हम अपना रोल उस तरह से नहीं प्ले कर पा रहे हैं। आज स्मोक की सिचुएशन है, अभी भी हम एहतियात नहीं कर रहे, लेकिन इस स्मोक को लाने में भी हम जिम्मेदार हैं। किस तरह से इस चीज़ को देख रही हैं? मैं भी देखें, स्मोक जो है ना वो अब बढ़ रही है। अब जैसे जैसे मौसम चेंज होता जाएगा तो स्मोक के अंदर मज़ीद इजाफा भी होगा, और फिर देखें सिर्फ स्मोक नहीं है, इसके बाद आइंदा दिनों में फोग भी आ जाएगी, और फिर उसकी वजह से बीमारियां भी फैलेंगी, और हमारे जो मामूलाती ज़िंदगी है, आम मामूलाती ज़िंदगी, वो भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगी। इसमें हम अब देखें, अब वो बढ़ तो रही है, ज़िला इंतज़ामिया की जहाँ ड्यूटी बनती है कि इसको आगाह किया जाए। जिस तरह से ब्रेक से पहले नारू बता रहे थे कि हम क्यों उसी टाइम पे शुरू करते हैं जब स्मोक शुरू हो जाती है, उससे पहले क्यों नहीं किया जाता। पूरा साल हम खामोश बैठते हैं, जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू होता है तो साथ ही हम स्मोक करना शुरू हो जाते हैं। अब फैसलाबाद में और पंजाब भर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो हैं वो चलाई जा रही हैं कि धुआं नहीं छोड़ेंगी, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, चार्ज होंगी, और फैसलाबादियों को हर तरह से ट्रांसपोर्ट का, या पंजाब में ट्रांसपोर्ट जो है वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, आप वो बसेस ले आएँ, लेकिन क्या आपने गौर किया कि जो दीगर बसेस चल रही हैं, जो आउट ऑफ सिटी भी लेके जा रही हैं और जो सिटी के अंदर चल रही हैं, वो ठीक है? क्या वो धुआं नहीं छोड़ी? वो तो पिछले साल की तरह या पिछले 2 सालों की तरह उसी तरह से धुआं छोड़ी हैं जैसे वो आज छोड़ी हैं, तो उनकी तो रोकथाम नहीं हो रही। अगर वो बसेस आ भी गई हैं तो उनका फ़ायदा तो उस तरह से हमें हो ही नहीं रहा, सिर्फ इस बात का कि आप सिटी के अंदर जो आपने ट्रैवल करना वो है, उसके अलावा तो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ वहीं मौजूद हैं। आप लारी अड्डे चले जाएं, लारी अड्डे में यही सूरत हाल है कि वहाँ पर किसी किस्म की भी मेंटेनेंस जो है वो नहीं की जा रही। ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हुए हैं, वो किसको रोकते हैं? वो रोकते हैं बाइक वालों को। बाइक वो लोग जिनकी पता चल रहा होता है कि भी उनकी कोई ऐसी हालत नहीं है कि वो आपको 2000-3000 दे सकेंगे, उनका चालान काट दिया जाता है। एज़ कम्पेयर टू कि आप इस बात पर गौर करें कि आपने उन बड़ी बसेस को रोकना है जो धुआं छोड़ रही हैं, जो दूसरे शहरों में भी सफ़र करके जा रही हैं। स्टूडेंट्स को भी लेना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर हम बुक्स में भी देखें, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए बहुत कम चैप्टर्स मौजूद हैं। चैप्टर्स क्या बताया ही नहीं जाता कोई। आप देखें, अगर आपके स्कूल में ही आपकी टीचर आपके लेक्चर शुरू 45 मिनट्स का लेक्चर है, अगर उससे 5 मिनट में अगर टीचर आपको ये बता दे कि बेटा अगर आप आज बाइक लेके आए हैं, लड़का बाइक पर आया है या लड़की अपने वालिद साहब के साथ बाइक पर आई है, तो लड़कियों को भी लेक्चर दिया जा सकता है कि आप इस बात की एहतियात करें कि अगर आप लोगों की बाइक ख़राब है तो उसको ठीक करवाएं। अगर वो धुआं छोड़ी है तो अपने वालिद साहब से कहें कि भी इसको ठीक करवाएं, या आपकी अगर अपनी बाइक ख़राब है तो आप उसको ठीक करवाएं, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है। और इसमें सिर्फ सर्दियों में ये नहीं आपने ठीक करवाना, पूरे मौसम जो बाकी हमारे मौसम हैं, गर्मी है या दीगर मौसम जो हमारे साथ आते हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत है, उनमें अपने आप को ढालने की ज़रूरत है। ना कि आप अब जब स्मोक शुरू हो जाए तो उसके बाद आप कहें कि हाँ ठीक है, या गाड़ियाँ अपनी ठीक करवाने की हमें ज़रूरत है। उसके बाद हमारे किसान, नो डाउट हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब वो फसलों की बाक़ियात को आग लगा देते हैं तो उसके बाद देखें फिर हमारी फ़िज़ा पे किस तरह से असरात जो है वो छोड़ देते हैं। आप देखते हैं कि इस मौसम में चावलों की जो फसलों की बाक़ियात है वो जलाने का सिलसिला बहुत सारे लोगों की तरफ से जारी रहता है। कूड़ा क्रिकेट हम जला देते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे से बाज़ाहिर हम स्टेप्स लेते हैं जिन्हें हमें लगता है कि हमारे माशरे में या हमारे माहौल को ये लोग आलूदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आलूदगी जो है इसी सबब पैदा हो रही होती है। अगर ज़िगज़ैग भट्टे के हवाले से बात करें, बहुत कम लोग जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो रहे हैं, तो ऐसे में हम सब लोगों को मिलकर बैठ कर सोचने की ज़रूरत है। मोहम्मद नारो, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एहतियात और अवेयरनेस ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बीमारियों से भी लड़ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इन दो चीज़ों पे मुझे लगता है कि हमारा रोल बड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। महविश, ये बड़ी बुनियादी बात की है आपने। देखें, यही वो चीज़ें हैं कि जिनसे आप किसी भी चीज़ से
यूँ कह लें कि आप उसके सामने आ सकते हैं, उससे नबरदाज़मा हो सकते हैं, उसका ख़ात्मा कर सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं, फ़कत आगाही और आगाही। साथ में आपके इक़दामात होते हैं, लेकिन लोगों को उस हवाले से बावर करवाना कि जनाब जिस चीज़ का हम सामना कर रहे हैं फ़कत हम ही नहीं करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे और हमारी आने वाली अगली नस्लें भी इसी चीज़ का सामना करेंगी। और एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि एक ही वक्त में दुनिया के जो सभी ममालिक हैं वो इससे नबरदज़मा हैं, लेकिन किस तरह से वो इसको डील कर रहे हैं। यूरोप में भी यही सूरत हाल होनी चाहिए थी, अफ्रीका में भी यही सूरत हाल होनी चाहिए थी, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पर यही सूरत हाल होनी चाहिए थी। लेकिन ये सारे का सारा मसला एशिया में और बिलखसूस पाकिस्तान में ही क्यों है? वजह यह है कि हमने अभी तक इस चीज़ को उस तरह डील नहीं किया जिस तरह से ये हकदार थी कि जनाब हम चीज़ों को संजीदा लेकर इक़दाम अगर हम वक्त रहते अपने इन्वायरमेंट की कदर नहीं करेंगे, इस माहौल को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ना सिर्फ हम भुगतेंगे बल्कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट नहीं हासिल कर पाएंगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नारू फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया जी। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो नीटनेस का ख्याल रखें, कूड़ा गिरगिट को मत जलाएँ और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वक्त हुआ जी एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं अशिया खुर्दोनोश की कीमतों के हवाले से। हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे सब्जियों की कीमतों में भी रद्दोबदल जारी होता है। चिकन की कीमत कभी हमें बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रही होती है और कभी हमारे बजट में दिखाई दे रही होती है। ख़ास इसीलिए हम आज का भाव सेगमेंट तरतीब देते हैं ताकि आपको मार्केट जाने से पहले ये आसानी फराहम कर दी जाए कि जब आप मार्केट में जाएँ तो आपको रेट्स के हवाले से आगाही हो। आज के हवाले से क्या रेट चल रहेंगे सब्जियों में, फल जो है वो कितना सस्ता दिखाई दे रहा है, चिकन की क्या प्राइस है, चिकन आज भी वीआईपी डिश है या आपके बजट में है, ये हम देखते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट में। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी नकवी, बताइएगा कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं फलों, सब्जियों और चिकन की कीमत को लेकर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ जुमेरात की रेट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त देखा जाए तो 25 रुपये कमी के बाद 435 रुपये से 410 रुपये हो चुका है। अंडे फार्मी 1 रुपये इजाफे के बाद 337 से 338 रुपये हो चुके हैं, जबकि आलू कच्चा छिलका 10 रुपये इजाफे के बाद 80 से 90 रुपये हो चुका है। प्याज 5 रुपये इजाफे के बाद 105 से 110 रुपये हो चुका है, जबकि टमाटर साहब का कीमत 145 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। अदरक चाइना 10 रुपये सस्ता होकर 510 से 500 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है, जबकि लहसुन हरनाई साहब का कीमत 280 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। सब्ज़ मिर्च साहब का कीमत 75 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। फूल गोभी साहब का कीमत 75 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। इसी तरह बंद गोभी साहब का कीमत 150 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। घिया कद्दू 85 रुपये, बैंगन जो है वो 5 रुपये कमी के बाद 45 से 40 रुपये हो चुके हैं, जबकि मटर साहब का कीमत 310 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। शिमला मिर्च 300 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। भिंडी तोरी 120 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि अरवी की कीमत 75 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। सेब काला कुल्लू पहाड़ी 290 रुपये फ़ी किलो में कायम है, जबकि केला साहब का कीमत 100 रुपये फ़ी दर्जन है। जापानी फल 10 रुपये इजाफे के बाद 180 रुपये हुआ है, जबकि 180 से 90 रुपये हो चुका है। और इसी तरह देखा जाए तो नार 45 साहब का कीमत 260 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। संघाड़ा जो है वो 130 रुपये अपनी साहब का कीमत पर कायम है। देखा जाए तो फलों और सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल रिकॉर्ड हुआ है, जबकि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सस्ता हुआ है। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से। जी हाँ, फैसलाबाद में 17 ईयर्स बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली है। शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो मैचेस इंटरनेशनल जो कि हमें आज से पहले लाहौर में देखने जाना पड़ता था, कभी कराची के लिए जाना पड़ता था, अब हमारे अपने शहर में मैचेस जो हैं वो हो रहे हैं। 4 नवंबर को पहला मैच है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। ऐसे में फैसलाबाद की सिक्योरिटी इदारे, फैसलाबाद की चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम देख रहे हैं कि तमाम तर लोग जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इस इवेंट को कामयाब बनाया जाए। शहरियों का ताउन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शहरियों का कॉपरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी मैचेस के हवाले से बात होती है तो एक बड़ा अहम इशू जो कि अक्सर हम देखते हैं, इस पर बात करते हैं कि ट्रैफिक का जो इंतज़ाम है या निज़ाम है उससे मुतासर नहीं होना चाहिए। ऐसे में चीफ ट्रैफिक पुलिस जो फैसलाबाद के हैं वो बड़ा विज़न रखते हैं कि फैसलाबाद की शहरियों के लिए आसानी पैदा करनी है ताकि फैसलाबाद की शहरी
जो हैं वो मैचेस भी इंजॉय कर सकें और फैसलाबाद की जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी रवां दवा रहे। कौन कौन से अल्टरनेटिव रूट्स होंगे, ट्रैफिक के हवाले से प्लान्स क्या रहेंगे, पार्किंग कहाँ पर शहरियों को दी जाएंगी, ये वो तमाम तर सवालात हैं जो कि एक आम शहरी के जहन में इस वक्त मौजूद हैं। वो लोग जो कि क्रिकेट मैच भी देखना चाहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही ख़ास और हमारे बहुत ही काबिल मेहमान नासिर जावेद राना साहब ने। आप CTO फैसलाबाद हैं और अगर हम इनकी मेहनत के हवाले से बात करें, फैसलाबाद की ट्रैफिक के निज़ाम को रवां रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ट्रैफिक की जो आगाही है आवाम को फराहम करने में, हम देखते हैं कि नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सलाम। कैसे हैं नासिर साहब आप? बिल्कुल फिट बात, आप सुनाएं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तैयब आप? जी मैं फ्रेश, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नासिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। फैसलाबाद में काफ़ी अरसे बाद जो है इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो रही है। शायकीन क्रिकेट बड़े एक्साइटेड हैं और बहुत सारे लोग हैं और कहा यह जा रहा है कि जो मैचेस हैं, जो स्टेडियम है वो हाउसफुल रहेगा। ऐसे में ट्रैफिक निज़ाम को इसकी बहाली के लिए और इसके रवां दवां रखने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखें, जैसे कि आपने कहा कि 17 साल के बाद जो है फैसलाबाद में इंटरनेशनल जो क्रिकेट है वो रिवाइव होने जा रही है। और ये बहुत बड़ा अरसा है कि इतना अरसा जो शायकीन क्रिकेट हैं वो क्रिकेट से महरूम रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो ये बड़ी खुशाइंद है कि अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो होने जा रही है। तो इसमें हमने जो अपना ट्रैफिक प्लान जो मुरतब किया है वो हमने बहुत सारी चीज़ों को उसमें मद्देनज़र रखता है। सबसे पहले तो हमने जो सिक्योरिटी है उसको हमने मद्देनज़र रखता है, क्योंकि जो सबसे मुकद्दम चीज़ है और जिसमें हम समझते हैं कि जो हमारी प्रायोरिटी है वो प्लेयर्स की, ऑफिशियल्स की और जो शायकीन हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो सबसे मुकद्दम है हमारे लिए। तो हमने जितना भी ट्रैफिक प्लान मुरतब किया है उसमें सिक्योरिटी को अवलियत दी है। उसके बाद जो है उसके साथ साथ पैरेलल हमने जो शायकीन हैं और जो तमाशाई हैं उनकी जो सहूलत है, उनकी जो आसानी है, उसको भी हमने मद्देनज़र रखा है कि वो इन तमाम सिक्योरिटी इंतज़ामात के होते हुए जितनी आसानी के साथ जो है वो स्टेडियम पहुंच सकें और स्टेडियम में जाके मैच को एंजॉय कर सकें। तो हमने अपना ट्रैफिक प्लान मुरतब करते हुए उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा है। और इस सिलसिले में मैं आपकी आगाही के लिए और आवाम की आगाही के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमने इसमें 3 जो मेन पार्किंग हैं हमारी होंगी। ठीक है। इसमें जो सबसे पहली और बड़ी पार्किंग है हमारी, जो लोग सरगोदा रोड से आएंगे, निशाताबाद से आएंगे या मिल्लत रोड से आएंगे या उसके साथ जो मुल्हिका इलाके हैं, शेखुपुरा रोड है, इन इलाकों से जो लोग आएंगे उनकी सहूलत के लिए हमने जेल रोड पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ ही मुल्हिक है एक नेज़ाबाजी ग्राउंड, वहाँ पे हमने पहली पार्किंग बनाई है जो बड़ी पार्किंग है। और उसमें जो शायकीन हैं वो मोटरसाइकिल्स पे, गाड़ी पे या जिस तरह भी वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से उनको शटल बस सर्विस के ज़रिए हम स्टेडियम लेके जाएंगे। वहाँ उनकी सिक्योरिटी जो है वो एक चेक हो जाएगा और उसके साथ साथ टिकट वगैरह चेक हो जाएगी और उसके बाद उनको हम इकबाल स्टेडियम ले जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी पार्किंग है हमारी वो है JC यूनिवर्सिटी के साथ ही मुल्हिक है धोबी घाट का जो ग्राउंड है। वहाँ पे जो जंग रोड है, जो आपका समनाबाद है, जो आपका फैक्ट्री एरिया, वहाँ से जो लोग या उससे जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ से जो लोग आएंगे वो अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है धोबी घाट ग्राउंड में पार्क करेंगे। वहाँ से उनको टिकट वगैरह चेक करके और सिक्योरिटी चेक करके उनको शटल बस सर्विस के ज़रिए जो है हम स्टेडियम लेके आएंगे मैच दिखाने के लिए। तीसरी जो पार्किंग हमारी है वो हमने यहाँ फिर आवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखा है कि जो जड़ावाला रोड से आएंगे, समंदरी रोड से आएंगे या जो सतियाना रोड से आएंगे, उनके लिए हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ ही ऑफिस के साथ ही एक ग्राउंड है
वहाँ पे उनकी पार्किंग का बंदोबस्त किया। ये एम ए जीना रोड पे, ठीक है। जो स्टेट बैंक के बिल्कुल बिलमुकाबिल इरिगेशन का ऑफिस है। तो वहाँ पे मोटरसाइकिल और गाड़ी जो है पार्क करेंगे, इसी तरह बाकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे और शटल बस सर्विस के ज़रिए उन्हें हम इकबाल स्टेडियम ले आएंगे। सही, बिल्कुल तमाम तरह इंतजाम जो हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। पार्किंग के हवाले से, इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से जी बात कर रहे थे कि फैसलाबादी जो है बड़े एक्साइटेड रहते हैं हमेशा से। अगर यहाँ पर मैचेस नहीं भी होते, हम देखते हैं कि डोमेस्टिक के मैचेस के लिए बड़ी आवाम पहुँच जाती है, ये तो फिर इंटरनेशनल मैचेस हैं और वो भी 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हुई है, तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड भी हैं और ऐसे में तमाम तर लोग जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ बड़े बाखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये मुकुल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से बात करें, हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है और काफ़ी अच्छा और बड़ा मैच हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर हम ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो ट्रैफिक मुझे लगता है कि एक बड़ा चैलेंज हो सकता है अगर इसमें शहरियों का ताउन दरकार नहीं होता या शहरी ताउन नहीं करते हैं। शुक्रिया महविश, आपकी बात ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। CTO साहब ने जिस तरह बताया कि 3 पार्किंग एरियाज़ बनाए गए हैं। ये 2008 में आखिरी मैच इंटरनेशनल इकबाल स्टेडियम में हुआ था, उसके बाद अब होने जा रहा है। 3 मैचेस हैं और ये फैसलाबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह ये है कि उस वक्त 2008 में जिन लोगों ने इंटरनेशनल मैचेस करवाए थे वो ऑफिसर या तो रिटायर हो चुके हैं, उस दौर के SHOs भी बहुत सारे रिटायर हो चुके हैं और बहुत सारे प्रमोट होकर दीगर शहरों में लगे हैं। मतलब फैसलाबाद की आधी नफरी ऐसी है जिनके लिए ये एक नया टास्क है और बड़ा क्रूशल टास्क है। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैचेस बंद हुए थे, पाकिस्तान में शुरू हुए लेकिन फैसलाबाद में तखीर से शुरू हुए, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गए। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने पार्किंग एरिया दिया हो। हमने देखा है माजी में कि लोग जहां उनको जगह मिली, स्टेडियम के करीब कोई रोड मिला, वहीं पर पार्किंग बना दी। स्टेडियम के बिल्कुल साथ एक अल फैसल मरकज़ नबीना बच्चों का स्कूल है, वहाँ पे अक्सर पार्किंग बन जाया करती थी। साथ कमिश्नर ऑफिस है, उसके बाहर बड़ा कंजस्टेड रोड हुआ करता था, उस पर पार्किंग लग जाती थी। और होता ये था कि जिसके पास टिकट नहीं भी है वो वहाँ पर आया, उसने अपनी गाड़ी बाइक वहाँ पार्क की, रश के साथ स्टेडियम गेट पे चला गया। अब वहाँ पे टिकट चेक होगी। अगर 10 लोग टिकट चेक करवा के जा रहे हैं तो 100 बंदे ने शोर डाला हुआ कि हमें भी जाने दें विदाउट टिकट। और उस वक्त सिक्योरिटी मेंटेन करना और वो रश को कम करना, ये मामला स्मूथ रखना बड़ा मुश्किल टास्क हुआ करता था। ये अब इन्होंने इस बार बड़ा अच्छा प्लान किया कि आप जहाँ पर पार्किंग लगाएंगे वहीं पे आपकी शटर सर्विस खड़ी होगी। ठीक है। PCB के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, पुलिस के अपने लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी टीम वहाँ पे मौजूद होगी। वहाँ पे पार्किंग करेंगे, आपका टिकट चेक किया जाएगा, आपको सिक्योरिटी के लिहाज से चेक किया जाएगा, आपको उसके बाद शटर सर्विस में बिठा के एक ही 2 मेन गेट हैं, एक बिलाल रोड पे मेन गेट है उसका स्टेडियम का, एक जामा चिश्तिया चौक की जानब जो रियाज शाह चौक के पास है, उसको तो टोटल बंद है, वहाँ से इन आउट हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक गेट खुला होगा जो मरकज़ी गेट है। शटल सर्विस आपको लेके आएगी, आपके टिकट के ऊपर आपका गेट नंबर दर्ज होगा, शटल सर्विस वहाँ पर जाएगी, वहाँ पे अगेन आपकी चेकिंग होगी, वाक थ्रू गेट लगे होंगे, उसके बाद मेटल डिटेक्टर मौजूद होगा, उससे आपको 2 बार मज़ीद गुजार के सिक्योरिटी से आपको बड़े स्मूथली वहाँ जाकर बिठा दिया जाएगा। अब जहाँ तक बात है पब्लिक के ताउन करने की, लोग सिर्फ इस बात को ज़हन में रखें कि अगर खुदा न ख्वास्ता बदनज़मी करेंगे या इस इवेंट को ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे ना सिर्फ मुल्क की बदनामी है बल्कि हमारे फैसलाबाद शहर की भी बदनामी है। आप ये समझ लें, पब्लिक ये समझ ले कि ये ट्रायल बेस पे इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल सीरीज़ 3 वनडे की हो रही है, मुस्तकबिल में टीमें यहाँ पर आती रहेंगी, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता आप लोगों के अदम ताउन की वजह से यहाँ पे कोई भी बदनज़मी बदमज़गी होती है तो ये हमारी इंसल्ट है, हमारी पुलिस की इंसल्ट है, हमारे फैसलाबाद की इंसल्ट है। तो इसलिए खुदारा जितना अच्छा प्लान इस बार किया गया है माजी में हमने नहीं देखा। हमने बहुत सारे मैचेस कवर कर दिए हैं जाके स्टेडियम में, जब स्मूथली साल में 3-3 4-4 सीरीज हुआ करती थी तो वहाँ पर उस वक्त इतना अच्छा इंतज़ाम था नहीं। अब बेहतरीन इंतज़ाम है, लेकिन अगर आप लोग ताउन करेंगे, आपके पास टिकट नहीं है, आप घर बैठ के मैच देखें, बिल्कुल इसी तरह सिलेक्टिव देखिए 14,000 की गुंजाइश है, ऑनलाइन टिकट फ़रोख्त हो गए, TCS को दिए थे वो भी फ़रोख्त हो गए। अब आप लोग जो नहीं ले सके ठीक है, आपकी किस्मत, आप घर बैठ के आराम से मैच देखें, आप सिर्फ वहाँ पे आके इस माहौल को ख़राब ना करें।
स्टेडियम का जो गेटों के बाहर का जो रोड है वो इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर होगा, पुलिस होगी। बड़ा अच्छा इन्होंने सिक्योरिटी का प्लान मुरतब किया। तकरीबन उधर CP साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 7,500 की नफरी लगाई जा रही है। उसके साथ साथ रेंजर भी साथ होगी, दीगर जो आपके जंग टोबा चरोर के DPOs भी होंगे। 10 SPs की खिदमात आज ही मिल गई हैं इनको, जिनमें SSP बिल्कुल इसी पेट्रोलिंग तरह है। से फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो फैसलाबाद में ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं ताकि इवेंट जो है वो कामयाब हो सके। इसमें शहरियों का ताउन भी दरकार है। जी फर्दर हम बात करेंगे कि अल्टरनेटिव रूट्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस जब फैसलाबाद में हो रहे होंगे। इस पर बात करेंगे, वक्त है जी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली जो कि फैसलाबाद में काफ़ी अरसे बाद हुई है। और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के हवाले से बात करें तो जाहिर सी बात है 17 ईयर्स इज़ अ ह्यूज ईयर्स, और इसके दौरान फैसलाबाद में ये मैच काफ़ी अरसे बाद होने जा रहे हैं। ऐसे में तमाम तर लोग जो हैं इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए, जैसा मैं पहले कह रही थी, इसमें CTO हैं, CPO हैं, ज़िला इंतज़ामिया हैं, तमाम तर लोग जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसे कामयाब बनाने के लिए। लेकिन आवाम के बहुत सारे सवालात होते हैं। जाहिर सी बात है क्रिकेट मैच को तो एंजॉय करना ही करना है, लेकिन ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। इस पे नासिर जावेद साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर मैचेस जो हैं हम देख रहे हैं कि 4 नवंबर को पहला मैच है, लेकिन स्टेडियम के अतराफ़ की तरफ जो रास्ते होंगे क्या वो बंद होंगे? ट्रैफिक के जो प्लान है या इंतज़ाम है वो किस तरह से किए गए हैं ताकि आम इंसान जो कि बाहर स्टेडियम के सफ़र कर रहे हैं किसी ज़रूरी काम से, तो उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े? जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि जो हमारी पहली तरजीह है वो है हमारी ऑफिशियल्स की, खिलाड़ियों की और शायकीन की जो सिक्योरिटी है, क्योंकि इतने अरसे के बाद जो इंटरनेशनल क्रिकेट फैसलाबाद में होने जा रही है और इतना अरसा नहीं हुई, तो उसकी रीज़न जो है वो सिक्योरिटी रीज़न्स हैं। तो वो इस हवाले से हमने पूरे जो इंतज़ामात किए हैं उसमें हमने ट्रैफिक के लिए लोगों की आसानी को भी मद्देनज़र रखा है। तो शायकीन के लिए और फैसलाबाद के शहरियों के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो सरीना रोड है और उसके साथ जो सितारा टावर वाला रोड है, ठीक है, ये दोनों जो है वो पब्लिक के लिए जो है वो आम दिनों में, क्योंकि टीम का ऑफिशियल का स्टे इस एरिया में होगा, तो ये बंद होंगे। ठीक है। जबकि जो मैचेस के दिन हैं उनमें जो हमारा DPS रोड है और इसी तरह जो इकबाल स्टेडियम, रियाज शाहिद से चौक से इकबाल स्टेडियम की तरफ जो रास्ते आते हैं, तो वो भी आवाम के लिए उन दिनों में, मैचेस के दिनों में बंद होंगे। तो हमने उसका जो है मुतबादल जो बंदोबस्त है वो किया है। कचहरी रोड जो है वो भी उन दिनों में वो ओपन होगा। इसी तरह जहाँ जहाँ से ये दोनों रोड्स बंद हो गए, हमने आवाम के लिए मुतबादल जो रोड्स हैं अवेलेबल वो उसका बंदोबस्त किया है, जिसको हम अपने सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए भी और आपके चैनल्स के तवसत से भी आवाम को जो है वक्तन फ़वक्तन आगाह कर रहे हैं। और किसी भी किस्म की ट्रैफिक की रवानी अगर कोई मुतासर होती है और आवाम को इस सिलसिले में जो है अगर कोई शिकायत होती है तो वो डायरेक्ट भी मुझसे रब्ता कर सकती है। और हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 1915, ठीक है, तो उस पर भी वो रब्ता कर सकती है। और मैं यकीन दिलाता हूँ हमारी पूरी कोशिश होगी कि मैचेस के दिनों में और जिन दिनों में मैचेस नहीं हैं और लेकिन प्लेयर्स का स्टे यहाँ पे है, तो हमने हर 2 सूरतों में जो ट्रैफिक की रवानी है उसको हर सूरत में। ठीक है सर, प्रैक्टिस के दौरान जो प्रैक्टिस की जाएगी टीम्स की जानिब से, क्या उस दौरान भी ये रूट्स जो हैं ये बंद किए जाएंगे? जी जी बिल्कुल, जैसे कि क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें ये करना पड़ता है और उसके लिए हम आवाम को मुतबादल सहूलत जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अल्टरनेटिव रूट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अवेयरनेस के हवाले से पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस के हवाले से भी कैंपेन चलाई जा रही है। सोशल मीडिया काफ़ी आप लोगों का एक्टिव दिखाई दे रहा है। सर ये भी बताइएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं सितारा टावर वाले रोड के हवाले से बात कर रहे हैं और इससे मुल्का जितने भी रोड हैं वो बड़े मसरूफ़ तरीन समझे जाते हैं। मैच के दौरान ये बंद होंगे तो अल्टरनेटिव जो बोझ है वो कचहरी बाज़ार वाली जो ट्रैफिक है या रोड है उस पर आएगा। तो कितने अहलकार जो हैं वो ट्रैफिक वार्डन जो कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे उस दिन? इसमें जो हमारे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो हैं
वो 1400 के करीब जो हमारे पुलिस एहलकार हैं ट्रैफिक पुलिस के, वो भी अवेलेबल होंगे। इसलिए और इसके अलावा हमने 500 एहलकार जो हैं वो पंजाब के जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो हैं बुलाए हैं। तो मैचेस के दिनों में भी और आम प्रैक्टिस के दिनों में भी ये सारे जो हमारी पुलिस की ट्रैफिक पुलिस की नफरी है, ट्रैफिक की रवानी को और ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने के लिए सड़कों पे मौजूद होगी आवाम की खिदमत के लिए, ताकि आवाम को किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना बिल्कुल इसी तरह से ट्रैफिक वार्डन्स हों, पुलिस एहलकार हों, तमाम तर लोग जो हैं वो मौजूद हैं हमारे शहर के इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए। इसमें हम लोग भी अपना ताउन कर सकते हैं। कहीं पर हमें थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम भी आ रही है, मुझे लगता है कि जिस दिन मैचेज़ हो से हमें गैर ज़रूरी सफ़र करना ही नहीं चाहिए जिस एतराफ़ में ये मैचेज़ हो रहे हैं। तैयब साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें, जैसे कि अभी सर ने बड़े खूबसूरती से बताया कि किस तरह से प्लान जो है वो ट्रैफिक का किया गया है, और मुझे लग रहा है कि इसी तरह से अगर प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो कि घर से निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फैसलाबाद की अनफॉर्चुनेटली जो सड़कें हैं वो भी कुछ इस तरह से है कंजस्टेड हैं, ट्रैफिक का बहाव कंट्रोल किया हो फिर भी ट्रैफिक मुतासिर होती है। तो शहरियों को किन किन शाहराहों से जाने से गुरेज करना चाहिए? मैं भी जिस तरह चिश्ती साहब ने बताया कि जिस दिन मैच होगा, मैच तकरीबन 2-2:30 बजे शुरू होगा, उससे पहले टीम में पहुंच जाएंगी। और आप लोगों ने जिन्होंने मैच देखना है उनको थोड़ा अर्ली घर से निकल के पार्किंग तक जाना पड़ेगा। फिर आपकी टिकट चेक होगी शटल सर्विस के ज़रिए, आप मैच शुरू होने से पहले ही वहाँ पर पहुँचेंगे। जब मैच शुरू हो गया उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि एंट्री वहाँ पर होगी, फिर एंट्री बंद ही होगी। अच्छा, अब आप जिन्होंने तो मैच देखना है उनकी तो मजबूरी है, वो जगह अगर वो सगोदा रोड से आएंगे, पार्किंग उनकी जेल रोड पे है ज़री यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, तो उसके अलावा उस रोड पे आपको आम शहरी को आने की ज़रूरत नहीं, मुतबादल रोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लारी अड्डे वाला रोड सारा खुला हुआ है, ठीक है। आपने वहाँ से अगर लारी अड्डा से घूम के जड़ा वाला रोड पे जाना है, समूंडी रोड पे जाना है, आपको स्मूथ ट्रैफिक मिलेगी, कोई मसला नहीं। जब लोग जिनके पास टिकट नहीं वो जानबूझ के उधर आने की कोशिश करेंगे तब खराबी होगी। जब लोगों को पता कि आज मैच का दिन है, जिस दिन प्रैक्टिस होगी उस दिन सिर्फ वो रोड बंद होंगे जिनसे टीम ने गुजर के सीना होटल से स्टेडियम तक जाना है। उस दिन पार्किंग चूँकि ज़रूरत नहीं है, मैच होगा नहीं, इसलिए जेल रोड भी खुला होगा, सारी सड़कें खुली होंगी, सिर्फ 1-2 बंद होंगे, सीना रोड और बिलाल रोड सारा बंद होगा। तो इसकी आगाही हमने 41 को भी बता दिया है, इनके सोशल मीडिया पेज पे भी मौजूद है। गाहे बगाहे इसको हम हाईलाइट करते रहते हैं कि मैच वाले दिन आप उन सड़कों पे जहाँ पार्किंग बनी है वहाँ से गुजरे ना, ठीक है। उसके मुतबादिल बहुत सारे रोड हैं, जिसने घंटाघर की तरफ जाना है उसका आप देखें मामबार की तरफ, मामबार का रोड की तरफ से भी आप आ सकते हैं, बुआना बाज़ार की तरफ से आ सकते हैं, ये कारखाना बाज़ार से आ सकते हैं, राजबाग रोड है, बहुत सारे रोड आपको मिल सकते हैं। तो शहरी कम अज़ कम जिन्होंने मैच नहीं देखना वो भी उस रोड से गुरेज करें उस दिन जिस दिन मैच होगा, और लोग अर्ली निकलें सुबह, ताकि अलल सुबह निकल के वो वहाँ पर आएँ, अपनी पार्किंग करें। पार्किंग के बाद टिकट चेकिंग होगी, उसके बाद शटल सर्विस उनको लेकर आएगी, गेट पे दोबारा चेकिंग होगी, फिर उनको सीट पे बिठाया जाएगा। ये सारा कुछ मैच टॉस होने से पहले होगा। तो इसलिए अगर 2:30 बजे मैच शुरू होना है तो मेरा ख्याल है स्वीटी साहब बेहतर बता सकते हैं कि आपको घर से को 9-10 बजे निकलना पड़ेगा। कितने टाइम भी सर इस पे थोड़ा सा हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए बता दें कि जैसे तैयब बता रहे थे कि कितनी जल्दी हम लोगों को निकलना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई स्पेसिफिक ID कार्ड या कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है उस हवाले से भी बताइएगा, ताकि वो लोग जो मैच देखने आ रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। देखें, जैसे कि तैयब भाई ने कहा है कि 2 बजे मैच स्टार्ट होगा, तो 2 बजे से पहले जो है टीम्स जो है वो स्टेडियम में पहुंच जाती हैं वार्म अप के लिए, फिर उसके बाद जो है टॉस होता है। तो हमने इन तमाम टाइमिंग को मद्देनज़र रख के तो शायकीन जो है वो ज़रा पहले आएंगे तो उनको सहूलत होगी। ठीक है। अब जैसे जैसे मैच का जो टाइम है वो करीब आता जाएगा, रश जो है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो रश से बचने के लिए जो है और ट्रैफिक फ़्लो जो है उसमें स्मूथनेस के लिए उनको
टाइम से जो है वो स्टेडियम पहुंचना चाहिए ताकि जो है वो मैच को भी देखें और ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी मुतासर हो। बिल्कुल इसी तरह से शहरियों का रोल इसमें बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जाहिर सी बात है इतने अरसे बाद हमें इंटरनेशनल क्रिकेट मिल रही है, तो ऐसे में हमारी जो तैयारियां हैं वो भरपूर तरीके से जा रही हैं। शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और जिस तरह से ये सब टिकट जो हैं मैचेस के हमने देखा है कि हाथों हाथ बिक गई हैं और बहुत जल्दी से। तो मुझे लगता है कि फैसलाबाद में एक बड़ा मैच हमें देखने में मिल रहा है। वो लोग जो कि शायकीन क्रिकेट नहीं है, अब मैं इतना ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखती लेकिन मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि फैसलाबाद में ऐसे क्रिकेट के ना मामलात होने चाहिए, लेकिन अगेन बात आ जाती है कि हम लोगों ने ताउन करना है और इस चीज़ को एक कामयाब इवेंट बनाना है। मुझे लगता है कि ये अब गेम नहीं रहेगी, ये फैसलाबाद के लिए एक रिवाइवल है। बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें, एक बात आपको बताऊं कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट फैसलाबाद में नहीं हो रही थी, उस दौरान डोमेस्टिक क्रिकेट के बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे हमारी पुलिस ने करवाए हैं। 1.5 माह का टूर्नामेंट करवाया गया है। इस तरह के इवेंट्स भी करवाए गए हैं जिनमें टिकट भी थी। ऐसे बड़े इवेंट्स भी करवाए गए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के जिसमें फ्री एंट्री थी। अब आप इमेजिन कर लें कि फ्री एंट्री थी, लोग किस तरह वहाँ पर टूट पड़े होंगे, किस तरह पुलिस ने उनको मैनेज किया और सब लोगों ने मैच देखा और बेहतरीन सिक्योरिटी रही। अल्हम्दुलिल्लाह जितने बड़े इवेंट्स किसी अगर ज़िला ने करवाने से इनकार किया तो हमारे फैसलाबाद पुलिस ने इस पर हामी भरी कि हम करवाएंगे। और हमारे बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज़्यादा हमारे होती रही और ये हमारी खुशकिस्मती है और अल्लाह का बड़ा करम है कि इंटरनेशनल क्रिकेट आ गई है। अब ये देखें कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट है तब लोग टूट पड़ते हैं देखने के लिए, तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट है और 17 साल के बाद लोगों ने इसको देखना है और ये हमारा अपने शहर का इवेंट है, ये हमारी अपनी पुलिस है। इस इवेंट को हमने कामयाब करवाना है या नाकामयाब करवाना है। देखें इंशाल्लाह किसी भी सूरत ये इवेंट नाकामयाब नहीं होगा, बदमज़गी हो सकती है, उसकी जिम्मेदार आप होंगे। पुलिस देखें, पुलिस इन्फोर्समेंट करवाएगी। जो SOP बना दी गई है उसको जिसने भी वायलेट करना है बिला तखसीस वो फिर पकड़ में आएगा। इसलिए आप अपनी इज़्ज़त भी बचाएं, अपने शहर की इज़्ज़त बचाएं, अपने पुलिस की इज़्ज़त रखें और बदमज़गी से बचें। बड़े स्मूथ तरीके से आएँ, जिस तरह SOP बताई गई है आके मैच देखें। ये कतन जिद ना करें कि हमने बगैर टिकट के मैच देखना है, बगैर टिकट के मैच जी मुमकिन नहीं है। SOPs को लाजमी फॉलो करें। आपकी मेरा हम सब लोगों का ताउन जो है इस इवेंट को मज़ीद कामयाब बना सकता है। वक्त है जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आप बात करते हैं एनवायरनमेंट के हवाले से। माहौल जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी हिफाजत करने में हम सब लोगों को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी स्मोक को कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयाँ कर रही है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें मुतहरिक दिखाई देती है धुआँ छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के हवाले से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम हो रहा है, लेकिन बार बार हम कहते हैं कि हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ ताबूत करने की ज़रूरत है। CTO साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे फैसलाबाद के हवाले से हम देखें बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है। इन्वायरमेंट के हवाले से बड़ा चैलेंज है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हर गुजरते दिन के साथ फैसलाबाद का बढ़ रहा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं, मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं सबब बन रहा है हमारे इन्वायरमेंट को मुतासिर करने के लिए। क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कैसे क्रैकडाउन किया जा रहा है इनके? देखें, इस सिलसिले में जो ये हमारे दिन हैं, इन दिनों में चूँकि स्मोक जो है उसका इशू भी बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाता है और इसके अलावा जो आपका अभी जो गन्ने का जो क्रशिंग सीज़न है, ये दोनों जो हैं मतलब ये एक तो हादसात के हवाले से अगर हम देखें और बीमारियों के हवाले से अगर देखें तो स्मोक की और आलूदगी की जो है वो बहुत बड़ी रीज़न है एक बीमारियों की, मौसमी बीमारियाँ जो ख़ुसूसन आजकल हो रही हैं लोगों को। तो इस सिलसिले में जो ट्रैफिक पुलिस है उसने जो अपनी एनफोर्समेंट के हवाले से आप देखें तो हमने इसमें बहुत सारी एफ़र्ट जो है वो की है। हमने 2 स्क्वाड बनाए हैं, ठीक है, जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिल के जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं और इसके अलावा इंडिपेंडेंट भी हम जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, आलूदगी फैलाने वाली जो गाड़ियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमने इस साल जो है 7000 के करीब जो है ऐसी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं और स्मोक का सबब बनती हैं, आलूदगी का सबब बनती हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं। और जो इसके साथ ज़िमनन जो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो गन्ने का क्रशिंग सीज़न है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इन दिनों में धुंध की वजह से और क्रशिंग सीज़न की वजह से काफ़ी हादसात होते हैं
ट्रैफिक के दौरान जो है वो खलल ही पैदा बिल्कुल होता इसी है। तरह से। तो हमने उसको मद्देनज़र रख के जो हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ इन दिनों में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है गन्ने की, जो हमारे देहाती एरिया है ख़ुसूसन उस एरिया में, तो हमने उसमें भी अपनी एफ़र्ट की हैं। इस तरह हमने बैक लाइट्स जो हैं, रिफ्लेक्टिव लाइट्स जो हैं वो लगवाई हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं। इसी तरह जो मोटरसाइकिल की बैक लाइट है वो हमने कोई पिछले 1 माह के दौरान जो है वो 7000 के करीब जो मोटरसाइकिल्स ऐसी थी जिनकी पीछे बैक लाइट नहीं थी और उनकी वजह से जो है धुंध में अमूमन हादसात हो जाते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए हमने उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की है। और आलूदगी के ख़िलाफ़ हम खसूसी जो है एक मुहिम चला रहे हैं। स्मोक के ख़िलाफ़ जो हमारी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, तो इंशाल्लाह हम इन्फोर्समेंट के हवाले से भी और इनमें जो आलूदगी में और स्मोक की कमी के लिए हम जो इक़दामात हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं और ये हम कोशिश जो है ये एक कॉन्टीन्यूअस एफ़र्ट है, इसको हम जारी रखें। ठीक है, बस सर ये भी बताइए, जैसे आपने बताया कि आप तो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हमें दिखाई भी दे रही हैं, तो जिन लोगों की गाड़ियां हैं फॉर एग्जांपल वो धुआं छोड़ रही हैं या मामला जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या हैवी पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं, FIR काटी जाती हैं या क्या किस तरह से कार्रवाई? उसमें जो FIRs हैं वो भी हैं और उनको फ़ाइन जो है, हैवी फ़ाइन जो है वो भी हम करते हैं, ताकि जो है वो इन जो इक़दामात के ज़रिए जो आलूदगी की रोकथाम हो सके। तो उसमें हम दोनों डिपार्टमेंट जो है महकमा माहौलियात और ट्रैफिक पुलिस को मिल के काम कर रही हैं और दीगर महकमे भी अपनी जगह पे इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। और फिर जो एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ बताना कि ट्रैफिक एजुकेशन के हवाले से जो हमारा यूनिट है वो आलूदगी के ख़िलाफ़ उसको एक कैंपेन के तौर पर मुख्तलिफ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, मुख्तलिफ जो तिजारती जो इदारे हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इसी तरह पब्लिक के जो हमारे जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक अवेलेबल होती है, तो हमारा जो ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट है आलूदगी के ख़िलाफ़ वो एक जो है मुहिम चला रहा है। इसके अलावा जो हमारा सोशल मीडिया है, इसी तरह जो आप लोग हमारे मुआवन चैनल के तौर पर मैं ये समझता हूँ सिटी 41 का इस सिलसिले में बड़ा किरदार है। आलूदगी के ख़िलाफ़ जो हम कैंपेन चला रहे हैं उसमें तो हमारे बाजू के तौर पर जो है मैं समझता हूँ आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोग इस सिलसिले में एप्रिसिएशन के जो है मुस्तहिक हैं और आवाम की जो सहूलत के लिए और आवाम को आलूदगी से बचाने के लिए जो हम इक़दामात पूरी सोसाइटी के तौर पर मैं ये समझता हूँ ये हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, सोसाइटी के हर ऑर्गन को, हर शख्स को, और तभी जाके हम इस जो संगीन मसला है इस पे हम काबू पा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से माहौलियाती आलूदगी ये अब किसी एक का मसला नहीं है, ये हम सब लोगों का एक ऐसा इज्तमाई मसला है जिसे हल करने के लिए हम सबको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। गाड़ियों की मेंटेनेंस आपने नहीं करवाई तो आप हो जाए होशियार, क्योंकि चीफ़ ट्रैफिक पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर मुतहरिक दिखाई दे रही हैं, कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, हैवी पेनल्टीज़ भी लगाई जा रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि हमारी सेहत मुतासिर ना हो, हमारा जो ये इन्वायरमेंट है ये मुतासिर ना हो। तो ये सब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आप ट्रैफिक पुलिस की इन कार्रवाइयों को किस तरह से देखते हैं, कितनी मुतहरिक आपको दिखाई देती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि कार्रवाई किसी चीज़ का हल नहीं, लेकिन इसका मुतबादल है भी कोई नहीं। मैं घर से निकला हूँ, मेरी बाइक की बैक लाइट नहीं, बैक व्यू मिरर नहीं, मेरा कुछ इशारे वगैरह नहीं चल रहे, मैंने हेलमेट नहीं पहना, ये चीज़ें मेरे नुकसान में हैं। खुदा न ख्वास्ता जान मेरी जाएगी, मेरी फैमिली का लॉस होगा, ट्रैफिक पुलिस का इसमें कोई लॉस नहीं। ये बड़ी स्ट्रिक्टली बात आपको जो बिटर रियलिटी है, उनका क्या लॉस है? कोई लॉस नहीं है। आपको बचाने के लिए कि खुदा न ख्वास्ता आपकी बैक लाइट नहीं है, रात को फॉग में, स्मोक में किसी बस को नज़र ही ना आए कि आप आगे जा रहे हैं, खुदा न ख्वास्ता आपको टक्कर लगा दे, तो पुलिस ने मौका पर पहुंचना, कार्रवाई करनी है, बात ख़त्म, बस ठीक है। लॉस उनका है जिनका बच्चा गया, उसकी फैमिली का लॉस है। ये छोटे छोटे मेजर्स हैं जिनमें कोई बड़ा इसमें ना तो फाइनेंस का इशू है, बैक लाइट ठीक करवानी, आपकी फ्रंट लाइट ठीक करवानी, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये कोई छोटा मामूली से पैसों का वो बल्ब आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। अब सफ़र के लिए पूरे पंजाब में ये 2 महीने आगे डेंजरस हैं। नवंबर में आप देखेंगे स्मोक चल रही है,
दिसंबर में फोग आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी मैयत किसने करनी है? मैंने करने हैं। मैं जिम्मेदार हूँ अपनी फैमिली का कि अगर मेरा बच्चा, मेरा भाई कोई गाड़ी बाइक लेके जा रहा है तो उसको चेक करूँ क्या वाकई उसके मैयर्स पूरे हैं। कि खुदा ना ख्वास्ता सिर्फ इतनी सी बात से कि बैक लाइट ठीक नहीं थी, ट्राली ने पीछे से आके टक्कर मार दी, खुदा ना ख्वास्ता जान चली जाए, सारी ज़िंदगी का पछतावा है कि इतनी सी बात से जान चली गई। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े हादसा होते हैं। अब होता है जिस तरह स्टार्ट में अभी बात आपने की थी कि ट्रैफिक पुलिस से लोग तंग हैं जी, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तंग आप क्यों पड़ते हैं ट्रैफिक पुलिस से? आप मौका ही क्यों देते हैं उनको कार्रवाई करें? वो आप हेलमेट पहने, आप अपने बैक व्यू मिरर लगाएं, आप अपने लाइट्स ठीक रखें, जो मरीज कहें पूरे करें, लाइसेंस आपके पास हो, फिर मैं देखता हूँ कि आपको कहाँ से पकड़ती है ट्रैफिक पुलिस। उनकी भी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मौजूद है। गलत चालान कोई नहीं कर सकता। अभी सीटी साहब ने पिछले दिनों के 2-3-4 लोग गिरफ्तार करवाए हैं इस इशू पे, गलत चालान करने पे गिरवाए हैं। एक खातून से बदतमीजी करने पे एक वार्डन गिरफ्तार करवाया है। इनकी अकाउंटेबिलिटी ख़ास तौर पे पुलिस फोर्स की, उनके यूनिट्स की सबसे जल्दी है, सबसे स्पीडी है। तो आप मौका ना दें उनको। खुदारा आप 2000 का चालान करवाने की बजाय 700 का 800 का हेलमेट ले लें। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी जान भी बच जाएगी, आपके पैसे भी बच जाएंगे। अब मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, अगले चंद ही दिनों में ई चालानिंग शुरू हो जाएगी, फिर आपके चालान घर पे आएंगे। और बिल्कुल, इस पे मैं ना सीटीओ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी कि पुलिस जो फैसलाबाद की आवाम है वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई देती है कि चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो हैं वो उनकी बात उस तरह से नहीं सुनते, वार्डन्स की जानिब से चलान जो है वो ज़्यादा किए जाते हैं। इस पर जाहिर सी बात है, इनका क्लियर मोटिव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर बात करेंगे जी। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे थे जो स्मोक के हवाले से। स्मोक की रोकथाम के लिए हम देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी। और ब्रेक पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैं आवाम के बिहाफ पे पूछना चाह रही थी सीटीओ साहब। अगर हम देखें ना कि फैसलाबाद की आवाम के हवाले से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये सोचते हैं कि जो वार्डन्स हैं या जो ट्रैफिक पुलिस है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती। काफ़ी ज़्यादा नाराज़ शहरी आप लोगों से दिखाई देते हैं। इस नाराज़गी की एक तो मैं वजह जानना चाहती हूँ, क्या चालान बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, किस तरह से मामला है? क्योंकि अगर ये गैप मुसलसल रहेगा, मुझे लगता है कि ये जो एक गैप रहेगा वो ना इंतज़ामात को बड़ा मुतासिर करता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज़ किया, और आवाम जो है इस सिलसिले में बहुत सारे फोरम्स पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अमूमन ये बात करती नज़र आती है। मैं समझता हूँ कि जो ट्रैफिक पुलिस का काम है बुनियादी तौर पर वो दो काम, एक तो लोगों को हादसात से बचाना, और एक जो है ट्रैफिक की जो रवानी है उसको जारी रखना। हादसात से अब बचाना है अगर, तो हादसात से बचाने के लिए इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। कि अगर मैं आपको अगर बताऊं कि इस साल जो हादसात हुए हैं उसमें 80% जो फैटल एक्सीडेंट हैं उसमें जो मुतवफ़ी लोग हैं उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। अब मुझे ये बताएं कि हेलमेट अगर कोई शख्स नहीं पहनता और उसकी डेथ हो जाती है तो क्या वो एक शख्स की डेथ है? कोई भी जो शख्स है वो हमारी सोसाइटी में जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो अपनी ज़ात में अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके माँ बाप, उसकी फैमिली, उसका मुआशरा, उसका जो सोसाइटी है, उसका महल्ला है, ये सारे लोग मुतासर होते हैं। ठीक है, पिछले दिनों 2 हादसात ऐसे हुए हैं जिसमें मैं ये समझता हूँ कि वो हेलमेट अगर पहना होता तो शायद वो हादसात उसमें जान ना जाती। उसमें से एक जो शख्स था वो BS इंजीनियरिंग उसने की हुई थी और अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था, 6 उसकी पहनी थी। तो मुझे ये बताएं कि ये इसको हम किस खाते में डालें? बिल्कुल। अब ट्रैफिक पुलिस के पास या तो ये है कि वो रहम खाए और उस शख्स को ख़ुदकुशी करने दें, ठीक है, या ये है कि उसको मजबूर करे ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमल दरामद करवा कर और उसको हेलमेट पहनाए ताकि वो हादसे से बच जाए। वो एक हदीस है ना जिसमें ये कहा गया कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने गोया सारी इंसानियत की जान बचाई। तो आज हम
अगर किसी को ट्रैफिक के हवाले से देखें तो किसी को हेलमेट अगर पहना देते हैं तो उसकी जान जो है कम से कम इस हद तक ज़रूर इंश्योर होगी कि उसका जो हेड इंजरी है उससे बचत हो जाएगी। और जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं अमूमन जो है, जैसे मैंने कहा है कि 80% लोग जो हैं जिनकी डेथ हुई है फैटल एक्सीडेंट में, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। 92% वो लोग थे जिनके पास लाइसेंस नहीं था। तो ये जो है एक तासुर जो है ये मैं ये समझता हूँ कि ऐसा ये गलत है कि कोई ट्रैफिक पुलिस जो है किसी, जिस तरह अमूमन आप जो है ऑफ एयर मुझसे बात कर रही थी कि आवाम के जहनों में ये तासुर है कि शायद कोई टारगेट ऐसे सेट किए होते हैं और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए चालान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। हादसात से बचाव के लिए हमें जो इन्फोर्समेंट है वो करनी बहुत ज़रूरी है। अब हेलमेट में मैं ये समझता हूँ, हेलमेट अगर कोई शख्स पहनता है उसमें ट्रैफिक पुलिस का क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है? बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह कोई शख्स अगर बैक व्यू मिरर इस्तेमाल नहीं करता, वो कैसे देखेगा कि उसने मोटरसाइकिल को टर्न करना है और पीछे से अचानक जो है एक कोई किसी को जल्दी भी हो सकती है, वो आए और उसके साथ जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसमें ट्रैफिक पुलिस का क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है उसमें? तो जो कुछ कर रहे हैं हम वो आवाम के फ़ायदे के लिए कर रहे होते हैं। इसमें सरासर आवाम का फ़ायदा है। हाँ, ये हो सकता है कि अब अगर किसी का कोई हेलमेट के ऊपर अब 2000 का चालान है, ठीक है, तो उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि वो जिस शख्स का वो चालान किया जा रहा है उसको तकलीफ़ हो मुआशी तौर पर। ज़ाहिर है हर शख्स तकलीफ वक्ती है, लेकिन जान का ज़िया जो है ना ये आपको बहुत मुतासिर कर रहा है। तो वो जो वक्ती तकलीफ़ है उसमें ये हो सकता है कुछ रवैये से शिकायत हो सकती है ट्रैफिक पुलिस के, मैं ये मानता हूँ, और वो उसको हम कोशिश भी कर रहे हैं कि दूर करने की। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि हमें हादसात से बचाव के लिए जो है तरजीहन ये चीज़ें करनी चाहिए। और उसके बाद जो है ट्रैफिक की रवानी है वो ज़ाहिर है वो होगी तो आवाम टाइम से अपने जॉब प्लेस पे या स्कूल में अगर किसी ने जाना है, किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, कॉलेज में जाना है तो वो पहुँच सकती है। बिल्कुल इसी तो तरह ये तमाम जो चीज़ें हैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि कोई हमारा कोई ऐसा मकसद होता है कि आवाम को खुदा न खास्ता को तंग करना, कोई रेवेन्यू जनरेशन। ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की बेहतरी के लिए है। ये हो सकता है कि जो रवैये के हवाले से वो हम कोशिश कर रहे हैं। हमने कल जो है एक प्रोग्राम के सिलसिले में आपके सिटी 41 को भी हमने इनवाइट किया था, जो हम रिफ़्रेशर कोर्स जो हैं वो करवा रहे हैं, जो हमारे ट्रैफिक असिस्टेंट हैं उनके लिए, ताकि वो जो है आवाम के साथ उनका रवैया जो है वो खुश अखलाक़ी पे मबनी हो। कोई आवाम को इस हवाले से जो जायज़ शिकायत हैं उसका जो सद्दबाब हो, और वो हम अपनी सी कोशिशें कर रहे हैं और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बेहतरी आ गई। ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतरफ़ भी हैं और कुछ लोग जो है वो शिकायत भी कर रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है सोसाइटी में मिली जुली राय पाई जा रही होती है। तो स्मोक जैसे ही बढ़ती है हम देखते हैं कि हादसात जो हैं वो भी रूनुमा होते हैं। स्मोक के बाद फूक का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये बार बार इन्फोर्समेंट की जाती है कि हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे आपकी ज़िंदगी बचेगी और एक पूरा जो लाइफ है या एक पूरी फैमिली की ज़िंदगी है वो मुतासिर हो जाती है। तो ज़िंदगी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी कदर करें। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया नासिर जावेद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और अगर हम स्मोक के हवाले से बात करें तो स्मोक के लिए सबसे ज़्यादा एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से बात करें जी, फैसलाबाद के लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, लेकिन ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।